कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम और शरद दुबे जुड़े हुए हैं क्लोजिंग कॉल में। और क्या जबरदस्त हेडलाइन थी, जंबो रेट कट का तोहफा और भारतीय बाजार कर रहे हैं इसे चेयर। मजबूती का रुझान और नए हफ्ते की शुरुआत काफी दमदार हुई है और ये तेजी जो है शुक्रवार के सेशन से चली आ रही है। फ्राइडे सेशन में क्रेडिट पॉलिसी ने मूड माहौल सेट किया और ये मूड माहौल जो है आज तक कायम है। उम्मीद यही करके चलेंगे कि इसी तरह का एक्शन पैक कामकाज जो है ड्यूरिंग द एंटायर वीक देखने को मिले। बेंचमार्क्स देख लीजिए, ब्रॉडर मार्केट्स देख लीजिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, हर तरफ अच्छा खासा एक्शन। बैंक निफ्टी तो नया उच्चतम स्तर बना रहा है। चलिए आने वाले 1.5 घंटे के लिए क्लोजिंग कॉल में आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आए हैं, सबसे पहले वो आपके स्क्रीन पर रख देते हैं। उसके बाद बाजार की बड़ी बातें और साथ ही स्ट्रैटेजी और बिग बजिंग स्टॉक सब कुछ बताएंगे। एफएनओ मार्केट चेक 2:05 पर, क्लोजिंग ट्रेड यानी कि इस वक्त मार्केट में इंडेक्स वाइज क्या रणनीति है 2:10 पर। ऑप्शन के चैंपियन हमारी इस खास सेगमेंट में ऑप्शन की एक दमदार रणनीति आपके लिए लेकर आएंगे 2:40 पर। वहीं खबरों वाले शेयर्स एक्सचेंजेस पर ड्यूरिंग द एंटायर सेशन भी ढेर सारी खबरें आई हैं। मार्केट एट 3 में खबरों वाले शेयर्स होंगे आपके सामने। बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स 3:10 पर हमारे एक्सपर्ट से लास्ट 20 मिनट्स में जानेंगे कि कौन से स्टॉक्स है वो जो बीटीएसटी या एसटीबीटी करके ले जाना चाहते हैं। और साथ ही मार्केट्स में ढेर सारे ट्रिगर्स और इवेंट्स भी हैं, वो सारे इवेंट्स आप तक पहुंचाएंगे 3:20 पर। तो ये सब कुछ आने वाले 1.5 घंटे में आपके लिए हम लेकर आएंगे। लेकिन बाजार में आज तेजी जो है वो बिल्कुल कायम है। दिन की शुरुआत से ही वन साइड अप मूव और ये वन साइड अप मूव जो है जारी है, चाहे इंडेक्स वाइज हो या फिर शरद। गुड आफ्टरनून। सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक, इट्स अ ग्रीन एवरीवेयर। गुड आफ्टरनून मानसी। एंड ऑफ कोर्स थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी दिखने मिल रही है, बट मेजॉरिटी सेक्टर्स ग्रीन में है। लेकिन चलिए बाजार की बड़ी बातें पे जो नजर डाल लेते हैं। जोश में बाजार आ गया है। निफ्टी 100 अंक चढ़कर 25,100 लेवल्स के ऊपर है। ऑफ कोर्स रिलायंस में भी जो एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखने मिल रही है जो बाजार को सपोर्ट कर रहा है। रिकॉर्ड ऊंचाई पर बैंक निफ्टी खुला ही था, रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे 56,900 लेवल्स के ऊपर निकला है कंपनी। और इसके अलावा जो है ऑफ कोर्स देखें तो टॉप गियर में ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स है। यहाँ पे खासकर की जो हमारी खास सेगमेंट हुई थी डीप डाइव, हमारे हेड ऑफ रिसर्च अभिषेक गावशुंदे ने जो इस पे बात की थी, उसमें इम्पैक्ट देखिए एनालिसिस। सुब्रोस अभी 8% ऊपर है, अब 6% भी गया था, तो 6 से 8% का जो ग्रोथ आपको सुब्रोस में भी देखने मिल रही है। तो ये इंपॉर्टेंट बड़ी बातें हैं जिस पे हमारी जो नज़र है बाजार में। लेकिन मानसी, बिग बजर्स वाले कौन से स्टॉक है जो आपके नज़र में रहेंगे? बिल्कुल देखिए, बजिंग मोमेंटम तो सेक्टर वाइज स्टॉक वाइज आज काफी अच्छा नजर आ रहा है। बैंक्स फाइनेंशियल्स में तो अच्छी खासी मजबूती है ही, लेकिन आरबीआई गवर्नर साहब ने रेट कट के साथ साथ जो गोल्ड लोन पर नए नियम कानून जारी की है उसका इम्पैक्ट है जो कि गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स पर देखने को मिला है। आरबीआई गवर्नर ने गोल्ड लोन के लिए एलटीवी यानी कि लोन टू रेशियो वैल्यू का रेशियो जो है वो बढ़ाया है, 75% से बढ़ाकर 85% कर दिया है। इसका आसान मतलब ये है कि लोन जब लेने जाएंगे आप गोल्ड पर तो वो और ज़्यादा सस्ता होता हुआ आपके लिए, आपको जब आप अपना गोल्ड देंगे तो उसके सामने ज़्यादा रकम मिलती हुई दिखेगी। 75% जो था वो 85% हो गया है। इसके चलते गोल्ड फाइनेंस कंपनियां मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस पर नजर होनी चाहिए। आज तो 3-4% के गेंस हैं, लेकिन फ्राइडे जब ये खबर आई तब से लेकर अब तक 11% के गेंस इन सारी कंपनियों में, दोनों मुथूट और मनप्पुरम में नजर आ चुके हैं। इसके अलावा एमसीएक्स वेस्ट तो एक्सचेंज एंसिलरी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स पर लगातार हमारा फोकस है। लेकिन एमसीएक्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स लॉन्च करने की मंजूरी जो सेबी से मिली है उसका एक इम्पैक्ट 7% का गेन इस स्टॉक में हम देख रहे हैं। इवेंचुअल इम्पैक्ट आरईसी, पीएफसी, आईएक्स जैसे काउंटर्स पर भी नजर रखिएगा। लेकिन ये खबर आज बाजार खुलने से पहले हमने आपके सामने रखी थी और हमारे रेडार पर एमसीएक्स का स्टॉक था। और देखिए स्टॉक में क्या जबरदस्त एक्शन, ऑलमोस्ट 7% के गेन्स नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक चांदी में इस वक्त अगर आप देखिए बुलियन मार्केट प्रेशियस मेटल्स में गोल्ड के मुकाबले ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है और चांदी की कीमतें और उन कीमतों में बढ़त लगातार जारी है और उसी के चलते करीब 5% की तेजी हिंदुस्तान जिंक में है। मैनेजमेंट ने जब हमारे नेटवर्क से बातचीत की उन्होंने ये भी कहा कि अगले 5 साल में सिल्वर प्रोडक्शन जो है वो भी दोगुना करने का लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं। सो ऑफकोर्स मैनेजमेंट कमेंट्री और साथ ही लगातार चांदी की लेवल्स, चांदी की कीमतों में जो ऊंचाई है उसका इम्पैक्ट जो है इन इक्विटी रिलेटेड काउंटर्स पर जरूर पड़ता हुआ दिखा है। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स हमारे रेडार पर है क्योंकि कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, बड़ा ऑर्डर है, 3,790 करोड़ तक का ऑर्डर कंपनी ने विन किया और इसी के चलते स्टॉक मूव कर रहा है। ऑलमोस्ट 4% के गेन्स वहां पर भी नजर आएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सुब्रोस, इस स्टॉक पर नजर जरूर रखिएगा। हमारी डीप डाइव रिसर्च हमारे खास सेगमेंट में ईटी नाउ स्वदेश के रिसर्च हेड अभिषेक गावशुंदे हमारे साथ सुबह जुड़े थे और उन्होंने सुब्रोस पर अपनी डीप डाइव रिसर्च भी की थी। खबर ये रही कि सभी नए ट्रक्स में अब एसी केबिन जारी होना जरूरी है
और सरकार की तरफ से ये एक नियम कानून जो कि सबसे पहले आपके सामने हमारे संवाददाता लेकर आया, उसके बाद सुब्रोज पर नजर रही, उस पर डीप डाइव रिसर्च हमने की, क्योंकि सुब्रोज जो है ऑटो कंपनियों के लिए एसी बनाती है। साथ साथ टाटा मोटर्स ने ट्रक्स में फैक्ट्री फिटेड एसी उतारा है। तो ये नई मुहिम या नई डेवलपमेंट है और उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट सुब्रोज के प्राइस में। जब ये खबर हम आपको बता रहे थे, डीप डाइव रिसर्च जब चल रही थी, स्टॉक में करीब 7-7.5% के गेंस थे। इस वक्त भी गेंस के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, तो सुब्रोज पर भी रखेगा नजर। खबरों वाले शेयर्स बजिंग मोमेंटम, और इनफैक्ट आज देखिए जितने भी स्टॉक्स हमारे बजिंग या बिग बजर्स कैटेगरी में है, सब कुछ तेजी की तरफ इशारा कर रहा है। मतलब मार्केट का टेक्सचर जो है एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग और मजबूती वाला नजर आ रहा है। इंडेक्स की नजर, अगर आप इंडेक्स पर नजर डालेंगे, 100 अंकों की तेजी नजर आ रही है। 25,100 के पार निफ्टी, बैंक निफ्टी के मुकाबले आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए। गुड आफ्टरनून अभिषेक। इंडेक्स वाइज इस वक्त अगर आप देखेंगे, यहां से स्ट्रैटेजी तो टुवर्ड्स अपसाइड ही डेवलप होती नजर आएगी। बिल्कुल मानसी, तेजी के ही सौदे लेने चाहिए, तेजी का ही बाजार है। 4 सत्र की तेजी हो गई है। गुड आफ्टरनून। और बढ़िया मोमेंटम बाजार में बिल्ड हुआ है। हालांकि देखिए रेंज थोड़ी सी छोटी है, बाजार थोड़ा समय बिता रहा है 25,100 और 25,125 के आसपास, लेकिन तेजी इंटैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 100 अंकों पर निफ्टी है। निफ्टी बैंक को आप देखेंगे तो करीब 350 अंकों के आसपास की तेजी है। निफ्टी बैंक ने आज जैसे कि उम्मीद है नया रिकॉर्ड हाई बना लिया है। तो तेजी है। मतलब मंदी वालों के लिए इस बाजार में मौके दिख नहीं रहे हैं। अगर किसी को नई एंट्री करनी हो ना, तब थोड़ा सा ना नीचे आ जाए तो कंफर्ट बिल्ड होगा। मान लीजिए 25,100 के आसपास का निफ्टी है, 25,000 के आसपास अगर मिल जाए ना तो बढ़िया है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। उसी तरह से अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो 57,000 के आसपास है। 56,500 के आसपास मिल जाए, 56,000 के आसपास मिल जाए तो वो बढ़िया लेवल होगा एंट्री के लिए। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बैंक में, एनबीएफसी में, एफएमसीजी में, ऑटो में, रिटेल में आज बाइंग हो रही है। रियल एस्टेट वाले शेयर चले बहुत थे, तो रियल एस्टेट वाले शेयर थोड़े से ना ब्रीदर ले रहे हैं। डीएलएफ देखिए आपको थोड़ी सी गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक जो और बाजार के लिए सपोर्ट चीज है वो है कि टैरिफ को लेकर टेंशन थोड़ी सी घटी है। अमेरिका और चीन के बीच में आज उनके ट्रेड डेलीगेशन जो हैं लंदन में बातचीत करेंगे, तो उम्मीद करके चल रहे हैं कि ये मसला भी सुलझा लिया जाएगा और ज्यादा एस्केलेशन यहां से नहीं होगा। ट्रंप के रुख में थोड़ी सी नरमी तो आई है, ट्रंप बड़बोले हैं, कभी भी कुछ भी करते हैं, लेकिन हाल फिलहाल उनके रुख में नरमी के संकेत जरूर मिले हैं। तो मानना चाहिए कि एक ये ग्लोबल जो सेटअप है ना वो भी बाजार के लिए सपोर्टिव नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि 25,100 के आसपास समय बिता के निफ्टी फिर से एक तेजी की चाल दिखाए। अब बाजार में 4 सत्र की तेजी में हुआ क्या है कि जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो ऊपर आ गए हैं। निफ्टी के अगर हम सपोर्ट की बात करें तो फिलहाल छोटा सपोर्ट 25,000 पर आपको दिखेगा, लेकिन 24,800 एक मजबूत सपोर्ट है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो यहां से 25,200, 25,100 की 100 से 200 के रेंज में थोड़ा समय बिताएगा, लेकिन उसके बाद 25,500 का रास्ता साफ है, कोई टेंशन नहीं है। 25,500 के ऊपर निकले तो फिर हो सकता है कि वन साइडेड एक और बड़ी तेजी की उम्मीद करके आप चल सकते हैं। लेकिन ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, तेजी का मार्केट है, मोमेंटम में कोई शेडिंग नहीं है और ये साफ तौर पर स्क्रीन देखकर दिख भी रहा है। निफ्टी बैंक अगेन ये निफ्टी से ज्यादा मजबूत था और फिलहाल है, और अभी लग रहा है कि मतलब ऐसा नहीं कि अब ये आधे % का रेट कट बाजार में अब्जॉर्ब हो गया और नहीं हुआ है अभी। आप देखिए आईसीसी बैंक का शेयर आज 1.5%, करीब 1.25% नीचे दिखेगा। और आईसीसी बैंक की इस गिरावट के पीछे हो सकता है कि एक रीजन ये हो कि ना कोटा में एक उनके रिलेशनशिप मैनेजर थी साक्षी गुप्ता, उन्होंने करीब 4.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया 40 अकाउंट से। थोड़ा पुराना मामला है और बड़े गलत तरीके से सारी पैसों की हेराफेरी हुई, हालांकि अरेस्ट कर लिया गया है। तो मे भी थोड़ा इन्वेस्टर सेंटिमेंट के लिहाज से नेगेटिव खबर है, तो आज हमने शेयर में कमजोरी देखी है। तो भी बड़े शेयरों का पार्टिसिपेशन आना बाकी है, खासतौर से एचडीएफसी बैंक का और आईसीसी बैंक का। और दूसरी चीज ये है कि अभी ये फाइल्स का शॉर्ट बहुत है बाजार में। अगर आप देखेंगे लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो तो 79% अभी भी शॉर्ट है, 21% लॉन्ग है। तो वो कवरिंग आई तो बाजार को निश्चित तौर पर पुश देगा। तो अगर निफ्टी हो या निफ्टी बैंक हो, बड़ी गिरावट आपके लिए मौका बनेगा। 56,500 पर निफ्टी बैंक को सपोर्ट है, 57,000 पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और 57,000 के ऊपर अगर जाके टिक जाता है निफ्टी बैंक तो 58,000 तक कोई हर्डल नहीं है। एकदम कह सकते हैं कि हाईवे दिख रहा है तेजी का साफ साफ। तो बाजार में आपको अगर कोई सौदा लेना है ना तो तेजी के बारे में ही सोचना है, मंदी का तो सोचना भी नहीं है। मतलब सब कुछ पॉजिटिव फिलहाल नियर टर्म में बाजार के लिए निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है। चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उनसे जरा ये समझते हैं कि आपकी रणनीति बाजार में होनी क्या चाहिए। अगर इस वक्त
अब हम क्लोजिंग शो में हैं। 2 बजे अगर आपको ट्रेड लेना हो तो इंडेक्स में क्या करना चाहिए और स्टॉक्स में मौके कहां पर बन रहे हैं? पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे हमारे साथ जुड़ गए। हरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। एक बार जरा इंडेक्स की रणनीति आप शेयर कीजिए हरीश जी। क्या कोई ट्रेड बन रहा है इस लेवल पर? किसी को अगर नया सौदा करना है तो, और जिन्होंने होल्ड किया है तेजी में उनको जरा गाइड कर दीजिए, वो क्या करें अब? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी और मानसी जी और सारे पैनलिस्ट को। देखा जाए तो मार्केट में मॉर्निंग एक गैप ओपनिंग हुआ था निफ्टी में, तो उसके बाद एक सुस्त रुझान है। देखा जाए तो ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट के अंदर ही निफ्टी इंडेक्स घूम रहा है। लेकिन अगर टेक्निकली सेटअप की बात करते हैं तो बिल्कुल पिछले हफ्ते में जो ब्रेकआउट दिया था स्टॉक निफ्टी, तो उसके ऊपर ही स्टॉक प्राइस अभी भी होल्ड कर रहा है। जो इमीडिएट सपोर्ट जोन बन रहा है 25,060 के अराउंड, 50-60 के अराउंड बन रहा है। मुझे लग रहा है कि ओवरऑल सेटअप अभी भी तेजी है। किसी को बाय करना है तो बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं अभी भी, या करंट लेवल्स पे, या थोड़ा डिप्स भी मिलता है तो बेटर लेवल्स रहेगा बाय करने के लिए। मुझे लग रहा है और ऑलरेडी होल्ड है तो बाइंग है तो होल्ड करना चाहिए फिलहाल के लिए। तो क्योंकि 2 दिन का रैली था, थोड़ा बहुत पॉज ले रहा है मार्केट। मुझे लग रहा है कि फिर एक बार रिक्लेम हो जाएगा स्टॉक इंडेक्स ओवरऑल। तो उंडा निफ्टी में अगर कोई भी ऐसा वीकनेस नजर नया आ रहा है अभी फिलहाल के लिए, मतलब ऊपर के और लेवल्स की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 25,250 के अराउंड एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है। तो मुझे लगा कि ये लेवल्स 1-2 डे सेशंस में देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल रुझान पॉजिटिव का है निफ्टी में, तो होल्ड करना चाहिए। और फ्रेश बाइंग के लिए भी बिल्कुल डिप्स में बाइंग के सलाह है। और सपोर्ट जोन जैसे मैंने बताया 20,050 के अराउंड है, तो उस 20,000 के नीचे स्टॉक के साथ बाइंग बिल्कुल कर सकते हैं निफ्टी में डिप्स में। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी जिस तरीके से रैली देखने मिला है फ्राइडे के थे, उसको फॉलो अप बाइंग भी आज सुबह देखने मिला था। और सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है ऑल टाइम हाई से। तो ओवरऑल सेटअप अभी भी तेजी है से बैंक निफ्टी में भी। तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट जोन देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा नीचे के लेवल्स पे है, 26,500 के अराउंड है। तो वो लेवल्स आ चुके तो बहुत सही रहेगा लेवल्स, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा वापस। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा वेट करें और नीचे 56,500 के आसपास मिलता है तो बाइंग बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर 2 स्टॉक्स है मेरे रडार पे आज के लिए बाइंग के लिए, पहला स्टॉक रहेगा हीरो मोटर कॉर्प। अगर हीरो मोटर कॉर्प चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक पोलर फ्लैग का फॉर्मेशन बना हुआ है और आज के साथ में ब्रेकआउट के तरफ दे रहा है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम पीरियड में 1-2 सेशन के टाइम पीरियड में मुझे लग रहा है कि ऊपर के टारगेट्स 4,550 और 4,700 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4200 का हीरो मोटर कॉर्प में। और दूसरा स्टॉक रहेगा एनएमडीसी का। अगर एनएमडीसी जैसे जिस तरीके से मेटल स्टॉक्स और माइनिंग स्टॉक्स में मोमेंटम है, मुझे लग रहा है कि एनएमडीसी एक अच्छा बेट रहेगा करंट लेवल्स पे बाय करने के लिए। कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया है एनएमडीसी और करंट लेवल्स पे 74 लेवल्स पे चल रहा है करंट लेवल पे। तो मुझे लगा कि एनएमडीसी बाय करने की राय है। और शॉर्ट टर्म में मेरा 7750 का फर्स्ट टारगेट रहेगा और उसके ऊपर निकलता है तो 80 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 71 का क्लोजिंग बेसिस पे। मुझे लगा कि एनएमडीसी अच्छा सेट बन रहा है और एक चैनल का ब्रेकआउट दिया है स्टॉक प्राइस। की राय है हरीश जी की। गुड आफ्टरनून हरीश जी, शरद बोल रहा हूँ। हरीश जी, एमजीएल पे आपकी क्या राय होगी? ऑफकोर्स एक एनालिस्ट का कॉन कॉल हुआ था, वहाँ पे जो वॉल्यूम्स की जो बात की गई है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो पूरे कमेंट्री में। ऑफकोर्स कुछ प्रोडक्ट चेंजेस को लेके, मार्जिन्स को लेके थोड़े मिले जुले कमेंट्री आए थे, लेकिन जो वॉल्यूम ग्रोथ है उस पर एक बुलिश नज़रिया बन रहा था फंडामेंटली। और ऑफकोर्स देखें कि स्टॉक में एक अच्छी बाइंग जो है थ्रू आउट द डे देखने मिली है। दिन के ट्रेड में 1400 के लेवल्स को क्रॉस कर लिया है। यहाँ पे कैसा चार्ट सेटअप आ रहा है महानगर गैस का हरीश जी? स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखिए हर बार एक हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन बन रहा है। लेकिन ऊपर के और जो अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं पहले इमीडिएट बेसिस में 1450 के 1445 के अराउंड रेजिस्टेंस है जो 200 डे मूविंग एवरेज है, उसको निकल नहीं पा रहा है। बहुत दिनों से स्टॉक प्राइस वहां पे स्ट्रगल हो रहा है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा अभी करंट लेवल्स पे ऑलरेडी ऑलमोस्ट 6% का गेन्स दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसको बाय ऑन डिप्स वाला स्ट्रैटेजी मेंटेन करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए मैं अवॉइड करूंगा स्टॉक लो बाइंग के लिए। अगर डिप्स में मिलता है तो बिल्कुल एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि इसका चार्ट स्ट्रक्चर हायर टॉप हायर बॉटम का है। तो मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स वाला स्ट्रैटेजी मेंटेन करना चाहिए, करंट लेवल्स पे अवॉइड करना चाहिए बाइंग। इस पे जो है ऑफकोर्स करंट लेवल्स पे जो है इम्पोर्टेंट कमेंट्री हरीश जी के। लेकिन कंजम्पशन नेम में एक स्टॉक जो है हमारे स्क्रीन पे आ रहा है, वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड। यह स्टॉक देखिए डायरेक्टर साहब 12% ऊपर है। इस स्टॉक में ऑफकोर्स एक अच्छी बाइंग आई है, वॉल्यूम से भी स्ट्रेंथ आया है। कंजम्पशन नेम्स तो जनरली यहाँ पे लग रहा है कि एक अच्छी मोमेंटम आई, लेकिन ये ड्यूरिंग द डे
एक थोड़े ब्लॉक्स आए हैं। मेरी बातचीत ब्रोकर से हुई है तो पता चला है कुछ HNI काउंटर और एक इंस्टीट्यूशन जो है इन स्टॉक पे देखने मिली है मोमेंटम। तो यहाँ पे एक बार ज़रा वॉल्यूम्स चेक कर लीजिए वेस्ट लाइफ फूड के। ऑफकोर्स कंजम्पशन का भी बेनिफिट आता ही है जिस तरह रेट कट आता है, और आप चीज़ याद रखिए जो बेनिफिट है इनकम टैक्स एग्जेम्पशन का वो भी धीरे धीरे आ रहा है। और ये जो सेगमेंट है वेस्ट लाइफ फूड का, इनके SSG ग्रोथ ये सारे जो थे ऑलमोस्ट मिक्स थे, लेकिन एक बॉटम आउट होने का फंडामेंटली इनके इश्यूज आ रहे थे जो अब लग रहा है धीरे धीरे वो सॉल्व हो रहे हैं। तो फंडामेंटली एक टर्न आ रहा है। एक बार मंथली चार्ट्स में देखिए क्या लेवल्स आ रहा है वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड का, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट बाइंग आई है थोड़ी देर पहले ही, अराउंड 1 से 1.5 घंटा पहले। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं हरीश? शरद जी, अगर वेस्ट लाइफ में देखिए एक बेस बन चुका है ऑलमोस्ट 650 के अराउंड, वहां से मल्टीपल टाइम्स ऊपर की ओर रिकवरी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में मोमेंटम बिल्कुल है। अभी जिस तरीके से आज का वॉल्यूम्स भी ग्रोथ देखने मिल रहा है, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि एक फर्दर अपसाइड देखने मिल सकता है, जो कि ऊपर के लेवल 900 का ऊपर मुझे रेजिस्टेंस जोन लग रहा है। अगर किसी के पास ऑलरेडी बाइंग है तो होल्ड करना चाहिए करंट लेवल्स पे। थोड़ा बहुत टाइम पीरियड ले सकता है स्टॉक, क्योंकि वन साइड मूव देखने कम मिलता है स्टॉक में, थोड़ा जिगजैग मूवमेंट स्टॉक मूवमेंट रहता है। तो मुझे लगा, लेकिन ओवरऑल सेटअप अभी भी एक तेजी का है, और ऊपर लग रहा है कि इमीडिएट बेसिस में 900 का लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस जोन है। तो वहां तक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि शॉर्ट टर्म में वेस्ट लाइफ में। सो अ बिग शो, अ कैंडिडेट बनता हुआ वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड 744 के लेवल से 12% तक की तेजी यहाँ पर बिल्कुल नजर आ रही है। इसके अलावा एक्सचेंज एंसिलरी प्लेटफॉर्म स्पेस में MCX तो आज फोकस रेडार पर है ही, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव लॉन्च करने के लिए कंपनी को सेबी से मंजूरी मिलती हुई दिख चुकी है। लेकिन MCX के साथ साथ BSE के शेयर प्राइस को भी देखना चाहिए। लगातार एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि गिरावट में खरीदारी का मौका ढूंढना होगा, लेकिन इस स्टॉक में गिरावट के कोई साइंस नज़र नहीं आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन में अगर स्टॉक की परफॉर्मेंस देखेंगे, ऑलमोस्ट 11% चल गया है BSE लिमिटेड, और 2717 के लेवल्स थे 4 जून को, वहाँ से इस वक्त 3000 के स्तर। हरीश, गुड आफ्टरनून। गिरावट में खरीदारी का मौका तो नहीं देगा ये स्टॉक, क्योंकि वन साइड अप मूव नजर आ रहे हैं BSE लिमिटेड भी, और साथ ही MCX पर अपना टेक दीजिए। मानसी, दोनों एक्सचेंज स्टॉक्स देखा जाए तो एक शानदार रैली देखने मिल रहा है लास्ट वन एंड हाफ मंथ में देखा जाए तो MCX ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, और इवन BSE भी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो कहीं पे भी एक पॉज भी नहीं दे रहा है स्टॉक प्राइस में एंट्री के लिए। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा वर्टिकल मूव देखने मिल चुका है ऑलरेडी, और ज्यादा स्टॉक प्राइस में थोड़ा वॉल्यूम्स भी थोड़ा ग्रेजुअली डिक्लाइन हो ऐसा नजर आ रहा है, और RSI भी एक ओवरबॉट सिनेरियो में इंडिकेट कर रहा है। तो मुझे लगा कि अगर किसी के पास बाइंग है तो होल्ड करना चाहिए, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा डिप्स के लिए वेट करना चाहिए। जिस तरीके से रैली देखने मिली है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा ओवरबॉट सिनेरियो में है स्टॉक प्राइस दोनों। तो मुझे लग रहा है कि डिप्स में बाय करना चाहिए। अगर MCX की बात करते हैं, स्पेशली MCX में मुझे लग रहा है कि और थोड़ा पोटेंशियल है ज्यादा कंपेयर टू BSE, क्योंकि BSE ऑलरेडी चल चुका है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है BSE MCX में बेट करना चाहिए, कि डिप्स में बाइंग बिल्कुल करना चाहिए स्टॉक को, और होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अगर शॉर्ट टर्म की टारगेट्स की बात करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि MCX में 8500 लेवल्स मुझे इमीडिएट बेस में देखने मिल रहे हैं, और उसके ऊपर मुझे निकलता है तो इवन 9500 का लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो पॉजिटिविटी है और यहाँ से तेज़ी जारी रहेगी। MCX में भी 9000 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है, 7% की तेज़ी। न्यूज़ फ्लो के चलते आज एक्शन है। एक्सचेंज रिलेटेड प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में मजबूती रहती है, लेकिन इस मजबूती में और ज़्यादा खबरों का दम है जो कि भरता हुआ नज़र आ रहा है, और इसी के चलते ये सारे स्टॉक्स पर्टिकुलरली आज के सत्र में तो MCX का स्टॉक जो कि अच्छा एक्शन दिखा रहा है, और BSE लिमिटेड हर दिन का कह सकते हैं कि मजबूती का ट्रेंड जो है बिल्कुल आज भी जारी है। 25,000 के लेवल्स के आसपास इस वक्त रेंज में कामकाज, लेकिन निफ्टी में मजबूती का दौर जारी है। और ऐसे में हमारे साथ हमारे एक और गेस्ट जुड़ गए हैं, राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ AUM कैपिटल से। आइए उनका स्वागत करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट्स को इस तरह वक्त वो किस तरह स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं। 2596 के लेवल्स पर 25,096। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। निफ्टी में मजबूती है, लेकिन निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी की मजबूती और ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी। तेज़ी है और तेज़ी का दौर जारी है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव। इंडिया विक्स में हालांकि आज स्पाइक्स ज़रूर नज़र आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आज के बाजार को आप? गुड आफ्टरनून मानसी जी। मार्केट को हम ठीक ठाक ही देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा मंदी की कोई आसार नजर आ रहे हैं। रेदर हम बुलिश हैं, बावजूद इसके कि पिछले
कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी तेजी हो गई है। हो सकता है इसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन या करेक्शन आए, बट वो महज एक करेक्शन होगा और मुझे लगता है कि तैयारी कर रहा है 25,700 या 800 जाने की छोटी अवधि में। इवन कॉलपुट के डेटा भी देखें तो वो भी यही दर्शा रहा है कि 25,800 के आसपास के ऊपर के टारगेट बन रहे हैं। आरबीआई की तरफ से जो शुक्रवार को अनाउंसमेंट आई, फिर वो चाहे 50 बेसिस पॉइंट की रेपो रेट की कट हो या 100 बेसिस पॉइंट की सीआरआर हो या लो एलटीवी, गोल्ड में एलटीवी की बढ़त हो, ये सारी पॉजिटिव चीजें थी। हालांकि उस दिन बैंकिंग स्टॉक्स ने थोड़ा प्रेशर देखा, खास करके पीएसयू साइड ने, क्योंकि जो स्टैंड बदली हुआ उस वजह से लोगों को ऐसे लगने लगा कि आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि आरबीआई थोड़ा पॉज ले, और दूसरे जैसे कि गवर्नर साहब ने कहा कि उन्होंने जो करना था वो कर दिया। तो ये सब चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग हुई, जिस कारण से हमने 10 ईयर और 30 ईयर के यील्ड को ऊपर जाते हुए देखा। लेकिन मेरा ये मानना है कि मीडियम टर्म में यील्ड फ्लैटन हो जाएंगी और जो पीएसयू बैंक के बॉन्ड के पोर्टफोलियो है उन सब में बढ़त देखने को मिलेगी, और जिस कारण से वहां बढ़त होगी। और दूसरे अगर आप देखें तो बैंकिंग स्टॉक में जो वैल्यूएशन है, खास करके पीएसयू साइड में, पिछले कुछ दिनों में अच्छे खासे करेक्ट कर चुके हैं। अपने 52 वीक हाई से तो बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो 20-25% के गिरावट अभी भी दिखा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ वहाँ अच्छे स्कोप बनते हैं। खास करके कुछ छोटे और मझोले बैंक्स में, जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ अब अगर आप देखो तो पिछले 3-4 क्वार्टर से लगातार अच्छे नतीजे दे रहे हैं। बैलेंस शीट एकदम क्लीन अप हो गई है, एनपीए की कोई दिक्कत है नहीं, फंड जुटा रहे हैं, फंड जुटाए हैं उन्होंने रेदर। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी क्यूआईपी वगैरह करे, क्योंकि उन्हें अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न को नीचे करना होगा। तो हम यहाँ पे 70 रुपए के टारगेट देखते हैं। और जो कि आपने कहा ना कि बैंक निफ्टी में अच्छी बढ़त है, तो बैंक निफ्टी की बढ़त ही निफ्टी को संभाले रखेगी, क्योंकि अगर आप निफ्टी को देखो तो करीब 37% के आसपास उसमें बीएफएसआई का योगदान है। तो अगर बैंक निफ्टी चलता है तो बट ऑब्वियस है कि निफ्टी भी चलता रहेगा। और निफ्टी बैंक निफ्टी से भी ज्यादा हम ये मान के चलते हैं कि बॉर्डर मार्केट में तेजी है। अगर पिछले हफ्ते की, पूरे हफ्ते की बात करो तो 1% की बढ़त सिर्फ आपको इंडेक्स में नजर आएगी, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप में 9%, 8% तक की तेजी थी। रियलिटी में 9.5% की तेजी थी। तो मैं समझता हूँ बॉर्डर मार्केट में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका सर समय देने के लिए। अपॉर्चुनिटी अच्छी है बाजार में, और हम देख रहे हैं कि जो दिग्गज है उनके मुकाबले अगर आप देखेंगे मिड कैप में, स्मॉल कैप में ज़्यादा तेजी आज के सत्र में हो रही है। निफ्टी की तेजी कितनी है? 0.4% की, लेकिन अगर आप स्मॉल कैप को देखेंगे तो करीब 1% ऊपर इंडेक्स कारोबार कर रहा है और लगातार मोमेंटम बना हुआ है। निफ्टी मिड कैप भी देखिए 1% के आसपास की तेजी है। 650 अंक ऊपर की तेजी आपको दिखेगी। हरीश जी, आपसे जरा इंटरग्लोब एविएशन पर एक व्यू चाहिए। इंटरग्लोब एविएशन हम शुक्रवार के सत्र में जब पॉलिसी आ गई उसके बाद हम चर्चा कर रहे थे कि स्पेशल शो कर रहे थे, तो हमारे एक एक्सपर्ट हैं तपन दोषी, उन्होंने इसको भी कहा था कि कंजम्पशन में आप इसको भी रखिए, कंसीडर कीजिए। और आज हम देख रहे हैं कि 3.5% के आसपास की शानदार तेजी इंडिगो में हो रही है। और HSBC ने इसका टारगेट प्राइस भी दरअसल इंक्रीज किया है, 6,650 रुपये टारगेट कर दिया है इंटरग्लोब का। और हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हाइस पर शेयर पहुंच गया है। यहां से आप किस तरह की चाल देख रहे हैं? और मान लीजिए कि जिन्होंने ये इंडिगो की उड़ान मिस की है उनके लिए सलाह क्या होगी? इस स्तर पर भी लेना है या वेट करना है? हाँ, लेकिन आज के सत्र में एक अच्छा खासा गेंस देखने मिल रहा है ऑलमोस्ट। अभी जी जी जी। हाँ, अभी अभिषेक जी, अगर इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो की बात करते हैं तो इंडिगो देखिए लास्ट कुछ दिनों से एक कंसोलिडेशन में था स्टॉक प्राइस, और स्टिफ रेजिस्टेंस में विटनेस कर रहा था 5650 के अराउंड। तो आज के दिन वो क्लियरली ब्रेकआउट दिया है और ऑलमोस्ट 300%, 3.5% का गेंस ऑलमोस्ट देखने मिल रहा है। देखिए एक फ्रेश ब्रेकआउट इंडिकेट कर रहा है इंडिग्रोप में। मुझे लग रहा है कि फ्रेश बाइंग बिल्कुल कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। जो जिस तरीके से एक रेजिस्टेंस जोन था वो क्रॉस किया है ऑलमोस्ट, मुझे लग रहा है कि उसके ऊपर ही क्लोजिंग भी मिल सकता है आज के दिन। तो ऊपर मुझे लग रहा है कि स्टॉक में पोटेंशियल अभी फिर से फ्रेश बाइंग बिल्टअप हुई है। और ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि 6000 के लेवल तक ऊपर की ओर एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक प्राइस में। और अगर किसी का बाइंग है तो बिल्कुल होल्ड करे, नहीं तो फ्रेश बाइंग ही मैं यहाँ पे रेकमेंड करता हूँ इंटरग्लोब में। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 5500 का। और ऊपर मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 6000 लेवल्स बिल्कुल देखने मिल सकते हैं जल्दी इंटरग्लोब में।
ठीक है, इंटर ग्लोब में 6000 के लेवल जल्दी आ सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं कि इंटर ग्लोब अगर आप होल्ड करते हैं तो 10,000 के लेवल भी आएंगे। राजेश जी, आप बताइए, आप थोड़ा दूर दृष्टि डालिए सर शेयर पर। इंटर ग्लोब को लेकर आपका व्यू क्या है, और इंटर ग्लोब के साथ साथ लगे हाथ में आप जरा जियो फाइनेंस पर भी व्यू दीजिएगा सर। देखिए, इंटर ग्लोब की खास अगर बात की जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि ये बढ़त थोड़ी सी बनी रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके के नंबर्स इस बार डिक्लेयर किए इन्होंने बहुत संतोषजनक थे। दूसरे अगर आप देखो तो क्रूड लगातार 65-70 डॉलर के बीच में घूम रहा है, जो एविएशन सेक्टर के लिए एक बहुत एक्साइटिंग बात हो सकती है। तीसरे, पीएलएफ इनका बहुत अच्छा चल रहा है। चौथे, अगर आप देखें तो कोविड के बाद जिस तरीका से ट्रैवल एंड टूरिज्म को बढ़ावा मिला है, और जिस तरीका से इंटर ग्लोब की मेजॉरिटी मार्केट शेयर है, मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। कुछ नए विमानों का इन्होंने ऑर्डर्स भी प्लेस किया है। कुछ दिक्कतें इनको टर्किश एयरलाइंस को लेकर के अभी इस वक्त हो रही है, बट वो सब मेरे ख्याल से टेम्पररी है। लेकिन लंबी अवधि में ये स्टॉक मेरे हिसाब से कम 10 से 15% की अपसाइड आने वाले 6 से 9 महीने में बिल्कुल दे सकता है। जहां तक जियो की बात की जाए तो जियो के अगर आप नंबर्स देखो तो इस तिमाही के नतीजे बहुत अच्छे आए थे। एयूएम में बढ़त देखी गई थी, बॉटम लाइन में बढ़त देखी गई थी। ब्लैक रॉक के साथ जो उन्होंने करार किया है, फिर वो चाहे एएमसी के लिए हो चाहे ब्रोकिंग के लिए हो, वो एक बहुत एक्साइटिंग है। कुछ बड़े नाम उनके हेल्प पे है, और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप देखो तो उसमें जो रिलायंस के शेयर्स हैं ट्रेजरी में पड़े हुए, वो ही मार्केट कैप का एक बड़ा हिस्सा हो सकते हैं। तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल इन लेवल्स पे इस पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। हमने इसमें कई बार बाय कॉल दी है, और बस इसमें आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि इसमें आप शॉर्ट टर्म की व्यू ना रखें, कम से कम 1.5 से 2 साल का नजरिया रखें, क्योंकि कई प्लान्स हैं कंपनी के कई चीजों में उतर के लैस वगैरह में, तो ये सब चीजों में थोड़ा वक्त लगता है आपको नंबर्स देखने में। तो अगर आप इसमें साल 2 साल का नजरिया रखें, या बेटर स्ट्रेटेजी ये होगी कि इसे एसआईपी की तरह से जमा करें, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मुनाफा हो सकता है। ठीक है, आप समय दीजिए जियो फाइनेंशियल को। 300 रुपये के लेवल के ऊपर तो फिर से आ गया है। जियो ब्लैक रॉक की जो जॉइंट वेंचर कंपनी है, म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए उसको मंजूरी मिल भी गई है। और एक खबर ये भी आई थी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अपना स्टेक बढ़ाया है जियो फाइनेंशियल में, तो ये कुछ ट्रिगर है। और इंटर ग्लोब की बात करें तो जैसा कि राजेश जी बोल रहे थे, पीएलएफ अच्छा है, पैसेंजर लोड फैक्टर कि कितना आपका विमान भर के चल रहा है, तो वो 90% के आसपास का डेटा है। और बाकी चीज़ें भी, एटीएफ में जो कट है लगातार तीसरे महीने में भाव घटे हैं एटीएफ के, तो ये भी एक बढ़िया सपोर्टिंग फैक्टर है। तो इन दोनों शेयरों पर भरोसा बरकरार है। अगर आप लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप होल्ड कर रहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और आपके लिए इंटरेस्टिंग स्टॉक्स लेकर आएंगे, आप कहीं जाएगा नहीं। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में, एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ हमारे नए गेस्ट जुड़ रहे हैं, श्रीकांत चौहान। गुड आफ्टरनून श्रीकांत जी, शरद यहाँ से बोल रहा हूँ। आपके टेक्निकल पिक्स क्या हैं? हाँ श्रीकांत जी। या हाँ, अरे एक मिनट। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। मार्केट वैसे अगर देखा जाए तो एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, और हायर लेवल्स पे ओपन होने के बाद जो एक कंटिन्यूएशन चाहिए था, दैट इज मिसिंग टुडे। सो मे बी वी मे सी सम करेक्शन इन नेक्स्ट 1 or 2 days ऑफ टाइम, क्लोज टू 24,900 समथिंग। बट इन केस अगर मार्केट अगर ऊपर क्लोज हो जाता है अबाउट 25,160, जो आज का हाईएस्ट पॉइंट है, वो काफी क्रिटिकल है पॉइंट। अगर उसके ऊपर अगर आज हम क्लोज हो जाते हैं तो फिर हमें लगता है कि हम ग्रेजुअली 25,500 से लेकर 25,650 तक के भी लेवल्स देख सकते हैं। तो आइडियल स्ट्रेटेजी तो बाय ऑन डिप्स की होनी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि अगर 24,900 के करीब अगर आता है तो वहां पे लॉन्ग की पोजीशंस बनाए, या तो फिर 25,160 के ऊपर की क्लोजिंग आने दे, उसके बाद पोजीशंस बना सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करनी है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे वैसे पीएसयू स्टॉक्स में तो एक्टिविटी चली रही है, वहां पे हमें लगता है कि और एक्टिविटी बनेगी। प्लस कमोडिटी में भी काफी अच्छी एक्टिविटी है, वहां पे हमें लगता है कि जिंदल स्टील एंड पावर, यहाँ पे हम एक खरीदारी की पोजीशन ले सकते हैं।
तकरीबन 975 978 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाता हूं तो मेरे टारगेट्स रहेंगे 1060 के, और मैं स्टॉप लॉस रखूंगा एट 944। ये थोड़ा सा पोजिशनल कॉल है क्योंकि मार्केट काफी चल चुका है, तो इन लेवल्स में मैं थोड़ा पोजिशनल कॉल लेने की कोशिश करूंगा। तो करंट लेवल से जेएसपीएल को खरीदे, टारगेट रखे 1060, स्टॉप लॉस रखे 944। और जो दूसरा स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है गेल, गैस अथॉरिटी। यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक जो है ये रैली कर सकता है टुवर्ड्स 200 एंड 210, 200 और 210, ये दो टारगेट्स रखे हुए हैं। स्टॉप लॉस हमें जो यहाँ पे रखना है वो हम रखेंगे एट 189। तो 189 का स्टॉप लॉस रखें और गेल को भी करंट लेवल से खरीदा जा सकता है। गेल पे जो है खरीदारी की राय आई है, टारगेट प्राइस 200 210 का, स्टॉप लॉस 189 का। एक बार डायरेक्टर साहब सारे लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स लेके आइए स्क्रीन पे। अभी जो है लाइफ इंश्योरेंस का डेटा आ रहा है, एंड ऑफ कोर्स एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, इनमें एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है इन स्टॉक्स में। जो आपके मंथली डेटा आता है उसको लेके, ऑफ कोर्स ये मई मंथ का जो है आंकड़ा है, ऑफकोर्स एलआईसी की जो लार्जली फ्लैटिश ग्रोथ है, उतना खास नहीं, पर एसबीआई लाइफ देखिए एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। एचडीएफसी लाइफ यहाँ पे भी एक अच्छा मूव आया, देखिए एक अच्छा स्पाइक देखने मिल रहा है। तो सारे लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स को जो है आप नज़र में रखिए, लार्जली जो है एक अच्छी सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। एंड ऑफकोर्स जिस तरह फ्लोज आता है, एंड ऑफकोर्स हम ये बात जो है राजेश जी से भी करेंगे कि कैपिटल मार्केट्स का एक सेगमेंट था जो मानसी ने डिस्कवर किया, जहाँ पे अच्छी मोमेंटम आई। फिर बैंकिंग एनबीएफसी में भी हमने देखा अच्छी मोमेंटम आया। पीएसयू बैंक्स में भी थोड़ा सा जो अब तो थोड़ा सा प्रॉफिट सेलिंग भी आ सकता है कुछ रियलिटी काउंटर्स में, लेकिन ओवरऑल बीएफएसआई स्पेस में सारे ही सेगमेंट्स ने कभी ना कभी एक मोमेंटम लाए एक महीने में। अब लाइफ इंश्योरेंस की बारी आई है, तो कितना ट्रांसमिशन होता है, कितने नंबर्स आते हैं, वो इनिशियली तो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, लेकिन राजेश जी लाइफ इंश्योरेंस एज अ सेगमेंट में क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है, और अगर आपको पिक करना होता कि अभी करंट लेवल्स पे कमाई कहाँ हो सकता है, तो वो कौन सा स्टॉक रहेगा? शरद जी नमस्कार। नमस्कार। लाइफ इंश्योरेंस एज ए सेक्टर बीएफएसआई का एक अहम हिस्सा है, और इस वक्त जैसे आंकड़े आ रहे हैं मेरे हिसाब से वो थोड़े से एक्साइटिंग ही कहूंगा, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस है, खास करके एसबीआई और एचडीएफसी से, वहां से अच्छे नंबर्स आए हैं। हालांकि एलआईसी से फ्लैटिश आए हैं, बट अगर इस पूरे लाइफ इंश्योरेंस स्पेस से किसी को चुनना हो वैल्यूएशन के लिहाज से, तो मैं एलआईसी के साथ ही जाना चाहूंगा, नंबर 1। नंबर 2 में एचडीएफसी लाइफ रहेगा। अब एलआईसी की अगर बात की जाए तो आप देखो तो 66-67% मार्केट शेयर अभी भी उनका है। जो उनका प्रोडक्ट प्रोफाइल है बहुत शानदार है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस वीएनबी अच्छी खासी बढ़त दिखाया पिछले तिमाही में भी, और एपी में भी अच्छी बढ़त देखी गई। जो उनका पोर्टफोलियो है, अगर उसकी बात की जाए तो वो पूरे एएमसी सेक्टर के जो पोर्टफोलियो साइज है उससे लगभग या तो बराबर है या बड़ा ही कहा जा सकता है। तो इतने अच्छे एसेट्स के ऊपर बैठा हुआ और सबसे पुरानी कंपनी है, और वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे लगता है कि पूरे सेक्टर में सबसे सस्ता है। हमारा इसमें अनुमान है कि कम से कम 1200 के टारगेट इसमें आने वाले 1 साल में बिल्कुल हो सकते हैं। तो यहाँ हमने निवेश की सलाह दी है। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इसमें हमने इनिशिएटिंग कवरेज भी कर रखी है और क्वार्टरली अपडेट्स भी निकाले हैं। तो इस तरीके से हमने हमारे क्लाइंटों को भी रिकमेंड कर रखा है। तो एलआईसी हमारी इस पूरे सेक्टर में पहली पसंद है। और दूसरी अगर कहा जाए तो एचडीएफसी लाइफ, जहां हमने ग्रोथ अच्छी देखी है, उनके जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसमें देखा है। एचडीएफसी चूंकि उनकी पेरेंट कंपनी है तो वहां से उनके अच्छे बिजनेस आते हैं। तो ये 2 स्टॉक है जो हमारी नजर में इस वक्त है। प्रिफर्ड पिक लाइफ इंश्योरेंस प्ले में अगर कोई है, सबसे पहले तो लाइफ इंश्योरेंस मेजर एलआईसी पर राय है और पॉजिटिव आउटलुक है। 964 के लेवल्स है, मजबूती, और साथ ही एचडीएफसी लाइफ के भी फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, और हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर यहाँ से मजबूती हर लिहाज से पॉसिबल है। और इसी के चलते 763 के लेवल्स पर भी करीब 1% की तेज़ी पर राजेश जी के रेडार पर दोनों एलआईसी और एचडीएफसी लाइफ पर फोकस होना चाहिए। लेकिन जहाँ हम बैंक्स फाइनेंशियल्स की बात कर रहे हैं, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के बाद बैंक्स हो चाहे एनबीएफसीज हो, वहाँ पर एक अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। क्रेडिट पॉलिसी के बाद रेट सेंसिटिव स्पेसेस भी चले, लेकिन एक और स्पेस था, वो था गोल्ड फाइनेंसिंग स्पेस। मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, इन दोनों स्टॉक्स को भी एक बार पुलअप करना चाहिए। और आरबीआई ने गोल्ड लोन लेने के नियमों में बड़े बदलाव किए, जिसके चलते गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स फोकस रेडार पर हैं। दरअसल कंजम्पशन के लिए दिए जाने वाले लोन पर
जो लोन टू वैल्यू का रेशो होता है, बेसिकली लोन टू वैल्यू रेशो वो रेशो होता है जिससे पता चलता है कि सोने की कीमत के सामने कितना लोन आपको मिल सकता है। वो रेशो को बढ़ाया गया है। सोना गिरवी रखने पर अब ज़्यादा लोन मिलेगा। 75% था 2.5 लाख तक के लोन का रेशो, जो कि 85% कर दिया गया है। और इसी तरह से 2.5 लाख से 5 लाख तक के लोन के रेशोज़ को भी बढ़ाया है और 5 लाख से ऊपर के लोन रेशोज़ में 75% लोन टू वैल्यू का रेशो जो है वो तय किया गया है। इस खबर के ठीक बाद फ्राइडे सेशन में भी मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस में एक्शन था और वो एक्शन तेज़ी आज भी बरकरार है। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून। फ्राइडे सेशन से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे, दोनों ही मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस के स्टॉक्स 9 से लेकर 11% तक चल गए हैं। गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स पर आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल। तो देखिए, हमें भी लगता है कि ये जो मुथूट फाइनेंस है, यहाँ पे अच्छी तेजी बन सकती है। काफी अच्छे इसमें ओवरऑल कंसोलिडेशन के बाद इसमें तेजी बनी है और ये स्टॉक अभी जो 2500 के करीब है, यहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ा वक्त निकाल सकता है। शायद इसके जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल थे मानसी जी, उसे रिटेस्ट कर सकता है। ये तो 2400 तक शायद करेक्शन में आ भी सकता है। लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि ये स्टॉक 3000 रुपए के लिए जा सकता है, बेस्ड ऑन इट्स टेक्निकल फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन एक्सटेंशन जो हम थियरी यूज करते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट आई एम एक्सपेक्टिंग स्टॉक टू मूव टुवर्ड्स 3000। कोई भी करेक्शन अगर इसमें आता है तो इसमें बिल्कुल हम लॉन्ग की पोजीशंस बना सकते हैं। 2400 यानी हार्डली 3-4% का मैं यहाँ से करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट उस पर्टिकुलर करेक्शन में इसे खरीदना चाहिए। और मनप्पुरम के लिए मैं कुछ अभी राइट नाउ कोई कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज ये स्टॉक हमारे कंप्लायंस लिस्ट में है। मुथूट फाइनेंस पर नजरिया श्रीकांत जी की तरफ से, और गोल्ड लोन फाइनेंसिंग काउंटर्स फोकस रेडार पर है ही और अच्छी खासी तेजी, और ये तेजी जो है आगे भी जारी रहने के आसार नजर आ रहा है। एट डेज हाई मुथूट फाइनेंस का स्टॉक 4% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ, जहां मुथूट फाइनेंस में के दिन के उच्चतम स्तर पर कामकाज नजर आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक को देखिए, बैंक्स फाइनेंशियल्स में एक्शन अच्छा है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक इस वक्त दिन के निचले स्तरों पर कामकाज करता हुआ करीब 2% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। इस गिरावट के पीछे की वजह है आईसीआईसीआई बैंक में एक फ्रॉड की खबर आई है और कोटा में रिलेशनशिप मैनेजर साक्षी गुप्ता को हिरासत में भी लिया गया है। क्या है ये पूरी खबर और आखिरकार आईसीआईसीआई बैंक पर इतना बड़ा असर किस तरह पड़ रहा है? एक बार अभिषेक से समझते हैं। अभिषेक, बड़ा फ्रॉड और इनफैक्ट खबर जो है कुछ दिन पहले आई थी। मानसी, हाँ बिल्कुल, वीकेंड पर एक खबर आई है और मतलब चौंक जाएंगे आप सुनेंगी तो, जिस तरह से ये फ्रॉड किया गया है। साक्षी गुप्ता जो कि रिलेशनशिप मैनेजर थी वहाँ डीसीएम ब्रांच है कोटा में, उसकी 26 साल की एज में मतलब लोग किस तरह से फ्रॉड के तरीके सीख जाते हैं। और हुआ ये कि 2020 से 23 के बीच में करीब 4.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है और 41 ग्राहकों के 110 खातों से ये पैसे उड़ाए गए हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अच्छा ये हुआ कैसे? हुआ यूं कि अब ये रिलेशनशिप मैनेजर थी तो इनके पास अकाउंट्स के एक्सेस थे और ये ज़्यादातर जो फ्रॉड हुए हैं वो सारे के सारे एल्डरली लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो एफडी पर ज़्यादा यकीन करते हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंटली अपने अकाउंट को एक्सेस करते नहीं हैं। तो साक्षी गुप्ता ने किया ये कि उनके जाके अकाउंट डिटेल्स वगैरह चेंज कर दिए, नंबर चेंज कर दिया, अकाउंट डिटेल वगैरह में जाके वहाँ पर जो फ़ोन नंबर था उसको बदल दिया और जो भी ओटीपी वगैरह आए, पिन वगैरह से भी छेड़छाड़ की गई। ओटीपी गए, रिश्तेदारों के फ़ोन पर गए और ये जो पैसे उन अकाउंट्स में थे उसके लिए उन्होंने पूल अकाउंट बनाया। पहले उन पैसों को वहां पर डाला और फिर वहां से फिर अपने डीमेट में ट्रांसफर कर लिया। डीमेट में ट्रांसफर करने के बाद फिर खबर यह है कि एफएनओ ट्रेड किए गए। हालांकि एलिजिडली ऐसा कहा जा रहा है कि सारे के सारे पैसे फिर वो मार्केट में गंवा दिए गए, लेकिन ये निश्चित तौर पर बैंक की टेक्नोलॉजी पर बैंक आपके पैसे कितने सुरक्षित हैं, आपके खाते से छेड़छाड़ इतनी इजीली हो जा रहा है, ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। और देखिए ट्रस्ट का ये बिजनेस है और ये पूरे ये इस घटना को अंजाम दिया गया है 2020 से 23 के बीच में। 31 ग्राहकों के एफडीज को भी बंद किया गया। साक्षी गुप्ता ने 31 ग्राहकों के एफडीज बंद किए और उससे करीब 1.25 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए पूल अकाउंट में। गलत तरीके से पर्सनल लोन का डिसबर्सल हुआ करीब 3.5 लाख रुपए के आसपास का। तो अब ये मामला बड़ा पेचीदा है। अब पुलिस ने हिरासत में ले तो लिया है और अब ये भी जांच की जा रही है कि उसके साथ साथ और कौन लोग शामिल थे, क्योंकि बिना
किसी और की मिली भगत की ये इतनी बड़ी चीज को अंजाम दिया नहीं जा सकता है, तो उसकी जांच की जा रही है। फिलहाल साक्षी गुप्ता को जो होना था सस्पेंड कर दिया है बैंक ने, लेकिन ऑपरेशंस पर बैंकों के ये सवाल जरूर है। कहा यह जाता है कि प्राइवेट बैंक और स्पेशली जो बड़े बैंक हैं उसमें आपके अकाउंट सुरक्षित हैं, लेकिन कोई इतनी इजीली जाके अगर छेड़छाड़ करे, हेरा फेरी करे, तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर दिखता है। और शायद मतलब उतना होना नहीं चाहिए, बट एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट हम आज शेयर के भाव पर मानसी जरूर देख रहे हैं। ये तो काफ़ी पेचीदा है और इनफैक्ट रिलेशनशिप मैनेजर, इनफैक्ट उनका काम होता है कि ग्राहकों के ऑपरेशंस, उनकी उलझने, उन्हें सेफगार्ड करना, उन्हें मदद करना। और इस तरह की खबर आना, इनफैक्ट शरद, कहाँ हम छोटे मोटे फ्रॉड्स की बात करते थे, उसके बाद डिजिटल फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट की बात होने लगी, और अब रिलेशनशिप मैनेजर जो है इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये नाम कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है, बिल्कुल आईसीआईसीआई बैंक है, कोई अकाउंटिंग एंट्री का इशू नहीं है। यहाँ पे कस्टमर है, उनको इम्पैक्ट आया है। और अब देखिए खुद का रिलेशनशिप मैनेजर ही जो आपको आप कह सकते हैं कि धोखा मिला है। हाँ। और मानसी, बहुत सारे आप कहते हैं कि यूपीआई के बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बैंक से गलत गलत लिंक्स आते हैं। अगर आप गलती से लिंक्स पे किए, खासकर कि जो ग्राहक होते 50+, तो वो ट्रस्ट कर लेते हैं ये साइट्स को, उसके कारण जो है बहुत सारी मिसडूइंग्स होती हैं। तो ऑफ कोर्स ट्रस्ट जो है आपके बैंकिंग सिस्टम में होना चाहिए, ट्रस्ट हमारे 18 हाउस स्वदेश चैनल में होना चाहिए, यहाँ के हम बढ़िया कॉल्स लाते हैं, गेस्ट आते हैं, और ऑफ कोर्स अभिषेक मानसी एग्री करेंगे कि हमारा ट्रस्ट दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है हमारे ऑडियंस के और साथ। सिर्फ पॉजिटिव खबर या उस स्टॉक का जिक्र नहीं जहां पर तेजी है, हर खबर पर पैनी नजर, और जहां पर कहीं भी अगर हमें कुछ डिस्क्रिपेंसी नजर आती है, इस तरह की फ्रॉड की खबर आती है, जो हमारे व्यूअर्स के लिए जानना जरूरी है। एसएमई आईपीओ जैसे सेगमेंट्स जहां पर हम आपको आईपीओ से सावधान कराते हैं, पॉजिटिव भी चीज बताते हैं, लेकिन अगर कुछ नेगेटिव है तो वो बताने से भी बिल्कुल नहीं चूकते। 18 हाउस स्वदेश का यही मकसद है कि हमारे सारे व्यूअर्स जो हैं उनकी हार्ड अर्न्ड मनी जो है वो सेफ गार्ड होती रहे। और बड़ी बात है ये आईसीआईसीआई बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर की तरफ से ये खबर आना। इनफैक्ट इम्पैक्ट भी आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक प्राइस में, पूरा का पूरा बैंकिंग स्पेस चल रहा है। लेकिन राजेश जी, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। रिलेशनशिप मैनेजर जब हमें कॉल कर ये कहते हैं कि हम आपके रिलेशनशिप मैनेजर हैं और किसी भी तरह की उलझन अगर है आप हमें कॉल कीजिएगा, हमसे पूछेगा, डिजिटल अरेस्ट या डिजिटल फ्रॉड्स का शिकार जो हैं सीनियर सिटीजन्स को बनाया जाता है, और समझ ही नहीं आता कि ये सारे फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो आखिरकार समझते क्या हैं और किस तरह से किसी की मेहनत की कमाई को इस तरह से लूट लेते हैं। राजेश जी। देखिए, आपने सही कहा कि ये ट्रस्ट टूटने की ही बात है, और ट्रस्ट ही एक तरीका से आपकी रिलेशनशिप को मजबूत करती है। जैसे मैं कहूँ तो हमारी कंपनी की टैगलाइन ही है, योर ट्रस्ट इज आवर वेल्थ। तो ट्रस्ट ही आपकी वेल्थ होती है, और इस तरीके से ट्रस्ट को टूटना दिक्कत की बात तो है। लेकिन अब आईसीआईसीआई बैंक जितने बड़े बैंक के साथ ऐसे घटनाएं हो सकती है, अमाउंट उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि आपको सिस्टम ब्रेक हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजमेंट कदम उठाएंगे कि इस तरीके की दूसरी घटनाएं ना हो, और ये दबाव आएगा। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज्यादा कोई बैंक के परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ने वाला नहीं है आने वाले दिनों में। ऑलरेडी 1.5-2% कल के क्लोजिंग भाव से टूटा हुआ है। अगर मेरे ख्याल से 1400 के आसपास आता है तो यहाँ पर खरीदारी की ही सलाह रहेगी जी। और ये खबर हमारा फर्ज था हमारे व्यूअर्स को बताना, और हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर सिटीजन व्यूअर्स के लिए सिर्फ एक एडवाइस की, या किसी भी तरह की लिंक जो अनजान है या किसी भी तरह की इस तरह की अनजान चीज़ें अगर आपके सामने आ रही है, बेहद ज़्यादा सतर्क रहें इन चीज़ों से, क्योंकि डिजिटल फ्रॉड जो है एक अलग ही तरीके का फ्रॉड है और ये नए नए तरीके अब ढूंढने लगा है। लेकिन चलिए, ऑन दिस नोट हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे बातचीत और सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार में हम देख रहे हैं तेजी तो है, लेकिन अगर आप पिछले 2-3 घंटे का सत्र देखेंगे तो बहुत एक टाइट रेंज में निफ्टी फंसा हुआ आपको दिखेगा। और वैसे भी अगर आप दिन की रेंज अगर आप देखेंगे, आज तो मुश्किल से 85-90 अंकों के आसपास की रेंज है।
तो मजबूत शुरुआत के बाद बाजार ने फिर फर्दर गर्मी नहीं दिखाई। आज हम कह सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन वाला भी दिन है शुक्रवार की बड़ी तेजी के बाद। निफ्टी बैंक करीब 300 अंकों पर है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट की जो पिक्चर है वो काफी ज्यादा इनकरेजिंग आपको इस वक्त दिखेगी। 2000 शेयर मजबूत हैं। 700 साढ़े 700 शेयरों में आज हम देख रहे हैं कि गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। एक और स्पेस थोड़ा सा नरम होता दिख रहा है। बड़ी तूफानी तेजी दिखाई थी और वो है डिफेंस का। अगर आज आप देखेंगे कोचिन शिपयार्ड में करीब 3-3.5% के आसपास की तेजी है। बाकी शेयरों में भी लग रहा है कि नहीं थोड़ी सी सुस्ती दिख रही है। एक व्यू श्रीकांत जी आपसे चाहिए, जिनकी मान लीजिए तेजी की पोजीशन है डिफेंस में, क्या निकलने का समय हो गया है? थोड़ा चरनी का ये वक्त है कि जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है उनकी तरफ शिफ्ट कर जाएं पोजीशन लेके? तो देखिए, अगर टेक्निकल्स के बेसिस पे डिफेंस सेक्टर की अगर बात करें तो अभिषेक जी, हमने कई बार ऐसे देखा है कि जहाँ पे मोमेंटम होता है वहां पे ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस बनाते हैं और ट्रेंड को फॉलो करते हैं। बेसिकली अगर हम ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो हमें एवरेजेस को फॉलो करना है। और अगर मैं एवरेजेस की बात करूं तो ये जो डिफेंस के जितने भी स्टॉक्स हैं वो अपने एवरेजेस से भी काफी ऊपर आ चुके हैं। जैसे कि मैं बात करूंगा कि जीआरएससी का प्राइस था कुछ 1750 के करीब, वहां से अभिषेक जी ये चलते चलते 3500 हो गया था, यानी कि सीधा डबल ही हो गया ये स्टॉक। तो ये डबल होने के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है, थोड़ा करेक्शन आ सकता है। देखिए, राइट नाउ वी आर नॉट कंपेयरिंग विद फंडामेंटल्स, क्योंकि फंडामेंटली अगर देखा जाए तो हर एक स्टॉक काफी एक्सपेंसिव है, यानी अपने मल्टीपल्स के पैरामीटर्स के काफी ऊपर ये ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जब तक मोमेंटम है तब तक मोमेंटम को हमें ऑलवेज फॉलो करना काफी जरूरी होता है। तो मैं यही कहूंगा कि थोड़े एवरेजेस के करीब इसे आने दीजिए इन सभी स्टॉक्स को, उसके बाद हम वापस एक पोजीशंस बना सकते हैं। और अगर आपके पास अगर ऑलरेडी पोजीशंस इसमें बनी है, आपके पास अगर लॉन्ग पोजीशंस है, तो आप इसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो आप 20 दिन के एवरेजेस को फॉलो करें, 10 डेज के एवरेजेस को फॉलो करें। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बने रहे। अभी तक मुझे लगता है कि इसका जो मोमेंटम है वो इंटैक्ट है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा और एक वापस से रैली हो सकती है। तो एट प्रेजेंट मैं तो यही कहूंगा कि जब तक कोई बड़ा रिवर्सल नहीं आ रहा है तब तक इसमें बिल्कुल बने रहे। रहने की आपके लिए सलाह है। एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। नीलेश जी, फटाफट अगर आपके पास कोई अपने शेयर हो जरा वो बता दीजिए, फिर हम अपने शेयर आपसे पूछेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, बिल्कुल मार्केट में मोमेंटम काफी अच्छा है और इस मोमेंटम में लॉन्ग साइड पर ही ट्रेड रडार पर आ रहे हैं। सबसे पहले सिंजीन इंटरनेशनल, ये पर्टिकुलर काउंटर है जो एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर फोकस करने की सलाह होगी, जिस हिसाब से शॉर्ट कवरिंग भी बनती हुई नजर आ रही है। तो एक फॉलोअप में ऊपरी स्तरों पर इस काउंटर को 670 से लेके 680 तक ले जा सकता है। करंट लेवल पर सिंजीन को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 645 का स्टॉप लॉस रखना होगा एंड सिंजीन में लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर है वो है इंडिगो। देखिए, इंडिगो ने आज एक नए ब्रेकआउट की तैयारी की है, नया ब्रेकआउट इनफैक्ट दिया है और एक नए रिकॉर्ड हाई पर काउंटर पहुंच चुका है। इंडिगो का स्ट्रक्चर और अंडरटोन काफी स्ट्रॉन्ग है। 5800 और 5900 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 5580 के स्टॉप लॉस से इंडिगो को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ठीक है, 5580 के स्टॉप लॉस के साथ इंटरग्लोब के भी लॉन्ग करने की सलाह है। ठीक है, नीलेश जी से कुछ और शेयरों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि आज अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो मौके कहां पर हैं दमदार। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए, कहां पर आपके हिसाब से मौके बढ़िया बन रहे हैं, पैसे कहां बनेंगे? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो आज ऑप्शन के चैंपियन में हम लोग टाटा पावर रिकमेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अच्छा एक बेस फॉर्मेशन के बाद एक बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक का पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव साइड का है और आज ही यहाँ पर हमें एक बुलिश क्रॉसओवर आरएसआई और मैकडी में देखने को मिला है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट बुलिश नजर आ रहे हैं। ओवरऑल अगर हम दूसरे भी पावर सेक्टर के स्टॉक देखेंगे, जैसे एनटीपीसी हुआ, जी पावर हुआ, पावर ग्रिड हुआ, तो यहाँ पर हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। तो हमें टाटा पावर में 405 का कॉल ऑप्शन बाय करके चलना है अराउंड द ₹9 से 10 रुपए के
आसपास में मिल जाएगा। इसमें जो हमारे टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 17 रुपीज़ के, और हमें 6 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल रहा है। तो जो ओवरऑल मैक्सिमम रिस्क बन रहा है इस स्टॉक में वो बन रहा है 4725 का, और अगर टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो निकल कर आ रहा है 10,300 रुपीज़ का। तो टाटा पावर का 405 का कॉल ऑप्शन इस मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में बाय करके चलिए। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया। टाटा पावर 405 पर ही फिलहाल 406 पर ट्रेड कर रहा है। 2% की तेजी है। 405 वाली कॉल खरीदनी है 9 से 10 रुपए के बीच में जून सीरीज में, और लक्ष्य 17 का, स्टॉप लॉस 6 रुपए का। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी ठीक दिख रहा है। ये प्रति लॉट की कैलकुलेशंस आपके स्क्रीन पर है, लेकिन ध्यान रखिए स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। जब भी एफएनओ में ट्रेड कीजिए स्टॉप लॉस लगाइए, अदरवाइज क्या होता है ना कि ऑप्शंस काफी ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, बहुत तेज स्विंग करते हैं। तो टाइमली एंट्री, टाइमली एग्जिट भी जरूरी होता है, और स्टॉप लॉस तो बिल्कुल आप फॉलो करते रहिए। अदरवाइज होता ही है कि फिर 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। ये सीबी के आंकड़े हैं, मार्केट रेगुलेटर के आंकड़े हैं, और आंकड़े इसलिए बताए जाते हैं ताकि आप लोग सतर्क रहें। इसमें रिस्क को एनालाइज करके ही आप ट्रेड कीजिए ऑप्शंस में जब भी आप एंट्री कर रहे हैं। तो ठीक है, ये स्ट्रेटजी आपके लिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एक कंपनी है सुब्रोस, जो कि ऑटोमोटिव कंपनीज के लिए एसी बनाने का काम ये करती है। उसमें तेजी दिख रही है, 4-6% के आसपास की तेजी आज के सत्र में है। थोड़ा सा नीचे आया होगा। आज इस पर हमारे रिसर्च हेड अभिषेक गावशिंदे ने डीप डाइव रिसर्च भी की थी सुब्रोस को लेकर, और एक ट्रिगर यह है कि सरकार ने सभी नए मीडियम और हेवी ट्रक के लिए 8 जून से एसी केबिन को अनिवार्य कर दिया है। तो हो सकता है कि जल्द ही आपको सड़कों पर ये एसी लगे ट्रक आपको दौड़ते दिखें। और क्या है अपडेट, जरा समझते हैं इस खबर को। हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, काफी पहले नितिन गडकरी ने इच्छा जताई थी कि ट्रकों में भी एसी वाले केबिन होने चाहिए, क्योंकि ड्राइवर थक जाते हैं, काफी लंबी दूरी तय करते हैं। बताइए अब क्या गाइडलाइन आ गई है सरकार की तरफ से? ऑटो सेक्टर और रोड सेफ्टी के नजरिए से अहम खबर। सरकार ने 8 जून 2025 से जो नए ट्रक बन रहे हैं, बाजार में आ रहे हैं, उसमें ड्राइवर केबिन में एसी किट को, आईएसओ सर्टिफाइड किट को लगाना अनिवार्य कर दिया है। यानी कि अब जो बाजार में ट्रक आएंगे, विशेषकर N2 और N3 कैटेगरी के, उसमें जो ड्राइवर कंपार्टमेंट होगा वो एसी कंपार्टमेंट होगा। सरकार का मत यह है कि एसी अब एक सिर्फ कोई लग्जरी आइटम नहीं है, ये एक बेसिक नेसेसिटी है, और ये ट्रक ड्राइवर्स को बेहतर वर्किंग एनवायरनमेंट मुहैया कराएगा, उनकी थकान को कम करेगा। विशेषकर जब वो लंबी दूरी का सफर तय करते हैं, ऐसे में एसी कंपार्टमेंट होने से उनकी थकान कम होगी, और अल्टीमेटली ये रोड सेफ्टी को और इंप्रूव करेगा। जो रोड फैटेलिटीज होती है, सड़क पे जो हादसे होते हैं जिसमें ट्रक वगैरह शामिल होते हैं, उनकी संख्या को कम करने में मददगार साबित होगा। उस नजरिए से अब जो नए ट्रक बाजार में आएंगे उसमें एसी कंपार्टमेंट अनिवार्य होने जा रहा है। आपको बता दें कि साल 2023 में दिसंबर में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके पहले 1 अक्टूबर 2025 ये तारीख तय करी थी, लेकिन उसके बाद अगला नोटिफिकेशन 18 दिसंबर को जो तय किया था, उसमें ये कहा गया था कि सभी ट्रक मैन्युफैक्चरर्स को ये नया आदेश 18 महीने के भीतर पूरा करना होगा। और अब ये जो तारीख है जिसमें ये आदेश लागू होगा वो है 8 जून 2025। हालांकि ट्रक मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से तर्क दिया गया था कि इसके चलते उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें तकरीबन 2 से 2.5% का इजाफा होगा। यही नहीं, ट्रक का जो एवरेज है, रनिंग एवरेज है, उसमें भी इंपैक्ट पड़ेगा तकरीबन 2 से 5% का। हालांकि सरकार और अब दोनों ही ट्रक मैन्युफैक्चरर्स भी इस बात पर सहमत हो गए हैं कि ये जो इंपैक्ट है, शॉर्ट टर्म में भले ही आपको इंपैक्ट नजर आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिट करेगा, न सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स के लिए बल्कि रोड सेफ्टी को इंप्रूव करने के लिए भी। ठीक है, 8 जून से लागू हो भी गया है, अनिवार्य कर दिया गया है इसको। अब जो भी नए ट्रक्स हैं, तो होगा ये कि जो सेकंड हैंड मार्केट है ट्रकों का, जिनको लेकर अभी ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, शायद उनके भी दाम बढ़े हैं, ये अलग चीज़ है। लेकिन राजेश जी, आप इस डिसीजन को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, रोड सेफ्टी को लेकर और ड्राइवर्स के कंफर्ट को लेकर ये काफ़ी पुरानी इच्छा थी परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की, अब वो हकीकत में तब्दील हो गई है। लेकिन ये है कि हाँ, जो कंपनीज हैं, अब थोड़ा सा उनके लिए कॉस्ट बढ़ जाएगा। हालांकि वो ग्राहकों को सीधे सीधे पास ऑन करेंगी, लेकिन क्या आपको ये इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं फाइनेंशियल्स पर कंपनीज के? पे अगर बात की जाए, पहले तो बात करते हैं कि रोड सेफ्टी और रोड कंफर्ट की बात, ये बहुत दिनों से ये बात चल रही थी। अगर मुझे ठीक से ध्यान आता है तो करीब 6-8 महीने पहले भी एक न्यूज में मैंने देखा था कि गडकरी साहब ने ऐसा कुछ प्रस्ताव दिया है, और अब जबकि ये मंजूर हो गया और अनिवार्य हो गया है, तो मुझे लगता है कि
बेनिफिट ही है, खास करके ट्रक ड्राइवर्स के लिए जो बहुत लंबी दूरी में ट्रैवल करते हैं, देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, और कई तरह के मौसम का सामना करना पड़ता है। तो एक ह्यूमन ग्राउंड पे एक बहुत जरूरी चीज थी। और जैसा कि अभी आपके सहयोगी बता रहे थे कि अब ये लग्जरी नहीं, एक नेसेसिटी हो गई है, तो मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। अब जहां तक कंपनियों की बात है, देखिए जो ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके नंबर्स पे मुझे नहीं लगता कोई विशेष फर्क पड़ेगा, क्योंकि वे पास ऑन करने वाले हैं सीधे सीधे जो खरीदार है उनको। तो खरीदार के लिए थोड़ी सी खर्चे ज्यादा हो जाएंगे, फिर वो चाहे एक बार एक मुश्त खरीदने के समय थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाएगा या रनिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, वो दूसरी बात है। बट अब जो कंपनियां एसी सप्लाई करती है ऑटो को, उसमें सुब्रोस का एक बड़ा नाम है, एक बड़ा मार्केट शेयर उनके पास है, और मुझे लगता है कि उनको ही पॉजिटिव इफेक्ट आने वाले दिनों में भी आने वाला है। और आज ही अगर आप देखो तो मेरे हिसाब से 4.5-5% की बढ़त हो गई है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर नई खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज नहीं बन रही है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंट हो गया है बहुत। मैक्सिमम हम यहाँ से अपसाइड देख रहे हैं तो 820, 825 तक देख रहे हैं। बट एक चीज है कि अगर ये गिरावट होती है बाजार के कारणों से, किसी और कारणों से 700 तक ये स्टॉक आता है, तो वहां पे खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, महीने भर पहले 600 रुपए के आसपास का भाव था सुब्रोस में। मतलब कई बार ना लोगों को भनक लग जाती है कि क्या होने वाला है, और सुब्रोस वहां से देखिए 600 से चलते चलते 800 के आसपास पहुंच गया। 780 का भाव है। महीने भर में 30% के आसपास की तेजी हो चुकी है सुब्रोस में। तो आपको थोड़ा अगर नीचे मिले तो बढ़िया है, 700 के आसपास अगर मिल जाए तो अच्छा है। फिर 5,000 करोड़ रुपए के आसपास के मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है ये। लेकिन हाँ, जिस सेगमेंट में है उसके लिए न्यूज़ ये अच्छी है, तो उसके दम पर इसमें तेजी यहाँ से और होने की उम्मीद है। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मार्केट एट 3 होगा। अभी तक बाजार में क्या हुआ ये समझने की कोशिश करेंगे, और कुछ और बढ़िया स्टॉक्स हम अपने एक्सपर्ट से डिस्कस करेंगे। BTST के ट्रेड्स भी होंगे, आप कहीं जाएगा नहीं। तो 3 बज गए हैं। मार्केट एट 3 में हम समझते हैं रोज की 3 बजे तक बाजार में क्या कुछ हुआ है। आज क्या हुआ ये बताने के लिए रोज की तरह हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, बताइए क्या हुआ आज। जी हाँ, जैसा कि हम देख रहे हैं कि निफ्टी में 90 से 100 अंकों की तेज़ी आज दिख रही है, और जो सेक्टर सबसे बढ़िया कारोबार कर रहा है वो है PSU का। PSU बैंक शेयरों में अच्छी तेज़ी दिख रही है। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ देखें तो 4% ऊपर कारोबार कर रहा है। साथ ही साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र 3% की तेज़ी दिख रही है। इंडियन बैंक में भी 2.5% की तेज़ी आज देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात करें कि वॉल्यूम ज़्यादा कहाँ है, आज कैप्री ग्लोबल का शेयर शानदार तेज़ी दिख रही है। 17 से 18% ऊपर कारोबार कर रहा है शेयर, और औसत से 19 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात करें तो शेयर 5% ऊपर है, और यहाँ भी वॉल्यूम से करीब 10 गुना ज़्यादा औसत से करीब 10 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को यहाँ भी मिल रहा है। L&T पर खबर है, जहाँ पर कंपनी को 1000 से 2500 करोड़ की रेंज में ऑर्डर मिला है, और ये जो ऑर्डर है वो हैवी सिविल इंफ्रा कारोबार के लिए कंपनी को मिला है। शेयर में पॉजिटिव एक्शन आज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कल्पतरू प्रोजेक्ट्स को भी ऑर्डर मिला है 3789 करोड़ का, और ये जो ऑर्डर है वो पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक कंपनी को मिला है। इसी के चलते शेयर में 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अंत में बात करें MGL की, तो MGL पर एक्सिस कैपिटल की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, जहां पर एक्सिस कैपिटल ने खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य बढ़ा दिया है। लक्ष्य 1580 से बढ़ाकर 1615 रुपए का दिया है। साथ ही साथ मैनेजमेंट ने आगे तेज ग्रोथ की उम्मीद जताई है। CNG की डिमांड में भी बढ़ोतरी का अनुमान है मैनेजमेंट की तरफ से। इसी के चलते शेयर में 6% की आज तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो 3 बजे के ये सारे अपडेट्स थे, जिनकी वजह से इन सभी शेयरों में एक्शन आज देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आनंद, शुक्रिया ये सारे स्टॉक्स हमें बताने के लिए। ऑर्डर विंस के दम पर कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि फोकस रेडार में हैं इन दिनों। इनफैक्ट पिछले हफ्ते से लेकर अब तक MOUs का सिलसिला शिप बिल्डिंग स्पेस में देखने को मिला, जहां गार्डन रीच शिप बिल्डर, कोचिन शिपयार्ड, कई सारी शिप बिल्डिंग और डिफेंस वाली कंपनियों ने करार किए। और ऑर्डर विंस के चलते देखिए L&T जैसी कंपनी, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स जैसी कंपनी, ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि फोकस रेडार पर हैं। MGL पर जो रिपोर्ट की बात आनंद कर रहे थे, और
एनालिस्ट मीट के टेक अवेज की भी बात। महानगर गैस लिमिटेड के स्टॉक को देखेंगे, जबरदस्त तेजी आज के सत्र में, करीब 6.25% के अप मूव के साथ 1411 के लेवल्स पर। नीलेश जी, गुड आफ्टरनून। ये स्टॉक एट डेज हाई ट्रेड करता हुआ, एनालिस्ट मीट के टेकअवेज में भी इंटरेस्टिंग आउटकम्स आए थे। एक तो कंपनी के वॉल्यूम ग्रोथ मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रहेंगे, ऐसा कहना है मैनेजमेंट का। हेल्दी वॉल्यूम ग्रोथ है और एक्सपेंशन पर्टिकुलरली कंपनी करने के बारे में सोच रही है। फंडामेंटली कई सारे ट्रिगर पॉइंट्स थे जो कि फोकस में रहे, और उसके बाद ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आना भी शुरू हुई। स्टॉक में आज ज़बरदस्त एक्शन है। एमजीएल के स्टॉक पर एक राय दीजिएगा, और एमजीएल के साथ साथ एक बार आईजीएल को भी देखना चाहिए। ओके, आईजीएल में करीब 2% की तेजी है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस महानगर गैस लिमिटेड में। वेरी गुड आफ्टरनून मानसी जी, बिल्कुल ठीक आपने। देखिए आईजीएल एमजीएल दोनों में ही एक्शन है। इनफैक्ट एमजीएल में एक बड़ा स्पर्ट हम देख रहे हैं, और इस स्पर्ट के बाद काउंटर अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास पहुंच चुका है। 1430 के आसपास इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो ब्रेक करना बहुत जरूरी है। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो एक शॉर्ट टर्म बॉटम के इंडिकेशन मिलेंगे, बट फिलहाल इन लेवलों पर कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं होगी। बेहतर होगा कि इन लेवलों पर अवॉइड करें। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है उन्हें बने रहने की सलाह होगी। 1370 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, और अगर 1430 ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1450 और 1500 तक के देखने को मिल सकते हैं। वहीं आईजीएल देखिए यहाँ पर करंट लेवल पर लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। काउंटर में एक ग्रेजुअल अप हमें देखने को मिल रहा है, और 225 तक की अपसाइड हमें शॉर्ट टर्म के लिहाज से यहाँ देखने को मिल सकती है। तो 208 209 के आसपास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वहां पे स्टॉप लॉस रखना होगा, और आईजीएल में करंट लेवल पर भी लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां फोकस रेडार पर, एमजीएल आईजीएल फोकस रेडार पर, और इन स्टॉक्स में करंट लेवल्स पर अगर पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखने की राय बनती हुई। आगे बढ़ते हैं और एक इंटरेस्टिंग रिसर्च अब आपको बताते हैं। बजाज फाइनेंस के चार्ट्स को देखिए, 3% की तेजी यहाँ पर नजर आ रही है। इस वक्त 9608 के लेवल्स पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ। दरअसल बजाज फाइनेंस के स्टॉक स्प्लिट यानी कि शेयर विभाजन और साथ ही बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट आ चुकी है। अब अगर आपके पास बजाज फाइनेंस के शेयर्स हैं तो उससे इस पर ये जो न्यूज़ आई है स्टॉक स्प्लिट और शेयर जो विभाजन की खबर आई है, कितना असर पड़ता हुआ दिखेगा, आपको कितने शेयरों का फायदा होगा, ये सारी की सारी डिटेल्स शरद हमें समझा रहे हैं। शरद, 100 शेयर्स अगर किसी के पास हैं तो कितना फायदा होगा, इस तरह की कैलकुलेशन कर आप बताइए। बजाज फाइनेंस आज स्टॉक में तो करीब 3% की तेजी है और रिकॉर्ड डेट भी आती हुई। जी बिल्कुल, बजाज फाइनेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंट बात है, जो रिकॉर्ड डेट है वो देख लीजिए, ध्यान से नोट कर लीजिए, वो है जून 16 को, यानी कि इस रिकॉर्ड डेट पे आपको ये शेयर होल्ड करना है, तब आप शेयर स्प्लिट और बोनस इशू दोनों के लिए एप्लीकेबल हो गए। लेकिन शुरुआत करते हैं 100 शेयर से। अगर आपके पास 100 शेयर है बजाज फाइनेंस के, तो ये जो सबसे पहले 1:2 का शेयर विभाजन होगा। शेयर विभाजन को बोलते हैं शेयर स्प्लिट। ये जो है आपके 100 शेयर जो है 200 शेयर हो जाने वाले हैं। ऑफ कोर्स इसके जो भाव है वो 4800 का हो जाएगा, अगर अभी करंट मार्केट प्राइस 9600 लेके चले तो। अब आता है बोनस इशू। बोनस इशू का रेशियो है 4:1, यानी कि अगर आप एक शेयर होल्ड कर रहे हैं तो आपको 4 शेयर और मिलेंगे। अभी आपको जो है 200 शेयर आपके पास है, पहले 100 शेयर थे, शेयर स्प्लिट हुआ, अब 200 शेयर आपके पास आ गए हैं। अब इसमें आप कहिए 4:1 का रेशियो लगेगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि 400 शेयर इंटू, आप कह सकते हैं 200 शेयर्स इंटू 4, तो वो होगा 800 शेयर। अब याद रखिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, इसका मतलब 800 शेयर आपके पास ऑलरेडी है बोनस से, और 200 शेयर जो एग्जिस्टिंग है, तो टोटल 1000 शेयर जो है आपको मिलने वाला है करंटली। अब ये 1000 शेयर की मार्केट प्राइस क्या रहेगी, इसको एडजस्टमेंट किया जाएगा। एक शेयर स्प्लिट का एडजस्टमेंट होगा, एक बोनस इशू का एडजस्टमेंट होगा। ये एडजस्टमेंट जो है आप कह सकते हैं 10 से डिवाइड कर सकते हैं अगर सिंप्लीफाई करें तो करंट मार्केट प्राइस जो है एडजस्टमेंट के बाद लगभग 960 रुपये का हो जाएगा, और आपके हाथ में 1000 शेयर रहने वाले रहेंगे बजाज फाइनेंस के। ओके, सो चलिए, 1 का 4 शेयरों में विभाजन और इसके आपके पोर्टफोलियो में किस तरह के इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखेंगे, ये सारा कुछ शरद हमें बताते हुए, और स्टॉक में खबर के साथ साथ ही एक मूव आना शुरू हो चुका है। बजाज ट्विंस पर ही नजर डाल लेते हैं। बजाज फाइनेंस में तो आज इस खबर के चलते एक मूव देखने को मिला है, लेकिन फिनसर्व आज के सत्र में अगर देखेंगे, बजाज फिनसर्व में कोई बड़ा मूव इस वक्त नहीं नजर आ रहा है। 1.5% की तेजी,
लेकिन ऊपरी स्तरों से फ्रिजल आउट भी हुए हैं गेन्स। हरीश, एक बार आपसे जानना चाहेंगे, बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व, न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट तो नजर आएगा ही आने वाले दिनों में, लेकिन आ जाए इस तेजी के पीछे टेक्निकली चार्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं? हरीश जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सॉरी, मानसी जी, अगर वो जो भी न्यूज आया हुआ है उसके क्लियरली इंडिकेट कर रहा है चार्ट स्ट्रक्चर में, अगर देखा जाए तो आज का वॉल्यूम ग्रोथ भी एक शानदार वॉल्यूम ग्रोथ के साथ प्राइस का मूव अप ट्रेंड हो चुका है। ऑलमोस्ट 3% का गेंस दिखा रहा है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि ये जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो क्रॉस कर चुका है स्टॉक प्राइस। तो ये लग रहा है कि फिर से फ्रेश तेजी की रुझान दिख रहा है स्टॉक प्राइस में। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 10,500 का लेवल ऊपर लेवल पे दिख रहा है इमीडिएट बेस में, लेकिन ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर एक बुलिश स्टैंस दिखा रहा है। मुझे लग रहा है कि किसी के पास अगर होल्ड है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए और हर डिप्स में बाइंग करना चाहिए स्टॉक को। और लॉन्ग टर्म सिनेरियो बिल्कुल एक फ्रेश बाइंग, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले कुछ साल के बाद कंसोलिडेशन के बाद ही इसी साल में स्टॉक प्राइस जो है एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। मुझे इसके लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में एक बड़ा सा ब्रेकआउट है और ओवरऑल ट्रेंड एक पॉजिटिव ट्रेंड में है। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में तो 10,500 का इमीडिएट लग रहा है, लेकिन ओवरऑल सा मुझे लग रहा है कि एक बड़ा सा तेजी देखने मिल सकता है आगे जाके। तो किसी को अगर बाइंग करना है तो बिल्कुल बाइंग भी कर सकते हैं, नहीं तो अक्यूमुलेट करना चाहिए हार्ड डिप्स में। अगर होल्ड बाइंग है तो होल्ड रखना चाहिए लॉन्ग टर्म सिनेरियो के हिसाब से। बजाज ट्विंस पर ये एक राय इस वक्त आपको मिलती हुई। फिलहाल ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले एक खबर आपके लिए। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC इरना केरल के विंझिनम इंटरनेशनल सी पोर्ट पर पहुंचा है। ये किसी भी दक्षिण एशियाई पोर्ट पर इस जहाज की पहली यात्रा है। अदानी पोर्ट ने बताया कि MSC इरना आज सुबह विंझिनम पोर्ट पर पहुंचा और कल तक वहां रहेगा। MSC इरना को मार्च 2023 में लॉन्च किया गया था और इसने अप्रैल 2023 में अपनी पहली यात्रा शुरू की थी। MSC इरना की लंबाई 399 मीटर और चौड़ाई 61 मीटर है। जहाज को 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप माना जाता है। इसकी TEU क्षमता 24,346 की है। एक छोटा सा ब्रेक और जल्द वापस लौटेंगे। क्यूज आपको बताएंगे, बने रहे। जी बिल्कुल, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है वापस से। इंडिया विक्स देखे, ये नंबर है 15 के नीचे आ चुका है। मैक्सिमम पेन ऑफ कोर्स 25,000 लेवल्स पे देखने मिल रहा है और इस स्ट्राइक पर जो है सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी होगी बिना किसी रिजल्ट के। PCI पुट कॉल रेशियो की भी अगर थोड़ा बात कर लेते तो ऑलमोस्ट 0.9 टाइम्स पे है। निफ्टी एक्टिव कॉल्स और पुट लेवल्स लेके आते एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे, कौन से दो लेवल्स है जिस पे हमारी नज़र होनी चाहिए? 25,100, 25,200, इनके जो है इंपॉर्टेंट कॉल राइटिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने मिल रहा है एक्टिव कॉल का। डायरेक्टर साहब 25,200 दिखाइए, 25,100 और 25,200। यहाँ पे देखें कि ओपन इंटरेस्ट की मूवमेंट्स कैसे देखने मिल रहे हैं। तो ये निफ्टी के जो है आंकड़े हैं। मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ये 26,000 लेवल्स पे है। एक्टिव पुट्स कहाँ पे है उस पर भी नज़र डालते हैं, 25,100 और 25,000, इन दोनों लेवल्स पे जो है हमें एक्टिव पुट्स देखने मिल रहा है। जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है पुट का वो लगभग 25,000 का है। देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में कैसे इंपॉर्टेंट चेंजेस आ रहे हैं। तो ऑफकोर्स मार्केट कंसोलिडेशन पे गैप अप ओपनिंग के बाद और पुट राइटिंग की बात करें तो यहाँ पे एक सपोर्ट देखने मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं चेंज इन OI में ऑलमोस्ट 73% का ओपन इंटरेस्ट में चेंज आया है। तो ऑफकोर्स पुट एरिया पे भी जो है हमारी मोमेंटम ज़रूर रहेगी। लेकिन चलिए बाज़ार पे वापस आ जाते हैं एंड ऑफकोर्स सबसे पहले तो मैं बात करूंगा राजेश जी से कि ऑफकोर्स जो मार्केट जिस तरह प्ले आउट हो रहा है, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक से मूवमेंट आ गया, अब धीरे धीरे करके बाकी सारे सेगमेंट्स में आ रहा है। कौन सा सेगमेंट अभी चला नहीं है जो आपको लगता है अब चलेगा? बिकॉज अभी हमने मोस्ट ऑफ द सेगमेंट्स में जो अच्छी मूवमेंट देख चुकी है, लेकिन कोई तो कुछ सेगमेंट होगा, कैश का हो या FNO सेगमेंट का हो, जो अभी चला नहीं है और अब जो है बाजार की नज़र आ रही है। ऑफकोर्स लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स हमने पहले डिस्कस कर लिए, तो इसके अलावा कुछ और है क्या राजेश जी आपके पास? शरद जी, आपने कहा कि प्राइस सारे ही स्टॉक्स
प्राय सारे ही सेक्टर्स में अच्छे खासे मूवमेंट हम लोग देख चुके हैं। बट खास रेट सेंसिटिव से लगे हुए स्टॉक्स की बात की जाए तो मुझे लगता है हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसा एरिया है जहां अभी भी उतनी बढ़त नहीं हुई है जितनी कि दूसरे एनबीएफसी में हो गई है। और हाउसिंग फाइनेंस की खास बात की जाए तो इसमें कई कारण हैं। एक तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी के स्टॉक्स में या प्रॉपर्टी की जो डील्स हो रही हैं उसमें जिस तरह की बढ़त बनी हुई है। दूसरी, जब रेट में इतनी बड़ी कटौती हुई है, 1% के आसपास के 1% रेट कट, 100 बेसिस पॉइंट की रेट कट पिछले 3 बार को लेकर के हो गई है, तो जाहिर सी बात है कि रियलिटी में फर्क पड़ेगा। और रियलिटी एज ए प्ले अगर आप देखा जाए तो थोड़ा सा रिस्की होता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को अगर देखा जाए तो उसमें सबसे बड़ी कंपनी ऑब्वियसली एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, जहां हमें लगता है कि वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। पिछले साल के नतीजों के हिसाब से देखें तो 10 से भी कम की पी पे ट्रेड कर रहे हैं, अच्छी पेरेंटेज को बिलोंग करते हैं, एडवांसेस अच्छे बने हुए हैं, और जो भी डिसबर्समेंट हुए हैं अच्छे हुए हैं। खास करके रिटेल लोन्स में इनकी बहुत अच्छी पकड़ बनी हुई है। और मुझे लगता है जिस तरह की डिविडेंड आउटपुट है और पेरेंटेज है उसको देखते हुए यहाँ पे बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा सेकेंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अगर कहा जाए तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की है। और पिछले 6 सालों में जिस तरह के मल्टी फोल्ड ग्रोथ इसने दिखाई है उसे देखते हुए, एयूएम के देखते हुए, चौथी तिमाही में जो 54% के आसपास बॉटम लाइन में जंप देखी गई थी, उसे देखते हुए मुझे लगता है ये अच्छा प्ले साबित हो सकता है। तो ये 2 स्टॉक हमारे रडार पे हैं, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का और बजाज हाउसिंग फाइनेंस का है। तो ये 2 स्टॉक्स हैं और ये सेक्टर है जहां हम नजर रखने की सलाह दे सकते हैं। एक स्मॉल कैप स्टॉक है एसईपीसी। यहाँ पे इतने अच्छे बाजार में स्टॉक जो है लगभग 6% से ज़्यादा की गिरावट आई है। और यहाँ पे देखिए ट्रेडर्स वॉल्यूम में भी हेवी सेलिंग देखने मिल रहा है। स्टॉक ऑलमोस्ट अब 7% गिर चुका है। स्टॉक जो है ऑफकोर्स प्रेशर में भी आ रहा है। सुनने में आया है कि कंपनी जो है आप कह सकते हैं राइट्स इशू जो है यहाँ पे खुली है, लेकिन लग रहा है कि कोई टेकर्स नहीं है दिख रहे हैं। तो ऑफकोर्स सेलिंग प्रेशर जो है स्टॉक में देखने मिल रही है और ऑफकोर्स मोमेंटम भी नहीं है। तो यानी कि राइट्स इशू में जो है भरने में टेकर्स ज़्यादा नहीं आ रहे, ब्रोकर्स कह रहे। तो इस पे जो है वे राय जो है ऑफकोर्स श्रीकांत जी बताएं एसईपीसी टेक्निकल चार्ट्स में कैसा लग रहा है? ऑलमोस्ट भारी गिरावट से गिरा है आज। हाँ श्रीकांत जी। बिल्कुल। तो एससीबीसी में भी अगर आप अगर इसके टेक्निकल पैटर्न को देखें तो वैसे मल्टीपल टाइम्स ये 15.5 से लेकर 16 रुपए के करीब हमने अटकते हुए देखा है और उसके बाद का ये फॉल है। पर एट द सेम टाइम हायर जो लोअर लेवल्स है इसके 11-12 के करीब इसमें बढ़िया सपोर्ट भी है। तो हमें यही लग रहा है कि जब तक ये स्टॉक अपने 12 के लेवल्स को नहीं तोड़ता है तब तक वो एक सेफ जोन में तो है। लेकिन अगर 12 के लेवल्स को भी अगर ये तोड़ देता है तो फिर हमें लगता है कि इसमें वीकनेस और भी बढ़ते हुए नजर आएगी। तो करंट लेवल से तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा इससे दूर रहे, क्योंकि इसमें जब मार्केट काफी स्ट्रांग है तो ये पिछले 3-4 दिनों से इनफैक्ट गिरते जा रहा है, तो रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहा है। और जब रिलेटिवली अंडर परफॉर्म करता है तो ऐसे स्टॉक्स में से हमेशा हमने देखा है कि कुछ पैसे जो होते हैं या तो कुछ आउटफ्लो बनते रहता है, इसी वजह से ये स्टॉक में प्रेशर है। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे अवॉइड करें। अगर आपके पास कोई पोजीशन हो तो 12 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। तो चलिए ये एक राय इस वक्त आपको मिलती हुई, स्टॉक पर नजर रखें, अवॉइड कैटेगरी, और अगर पोजीशन है स्टॉप लॉस 12 का लगाना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट इवेंट्स कल के लिए, क्यूज टू वॉच, जो बड़े इवेंट्स और जो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए जानना, आइए एक एक कर आपको बता देते हैं। इंडिया स्पेसिफिक कल एम्फी का डेटा जारी होने वाला है, तो इस पर नज़र रखिएगा। म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए डेटा, इंश्योरेंस से जुड़े डेटा आए और वो हमने आपके सामने रखे, और उसके साथ साथ आपको उस पर एक राय भी दिलवाई। इसी तरह से एम्फी के डेटा पर कल नज़र रहेगी। इसके अलावा यूके ग्लोबल फ्रंट पर कुछ डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं। जॉबलेस क्लेम यानी बेरोजगारी भत्ता, कल यूके के जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े आएंगे। वहीं अनएम्प्लॉयमेंट डेटा भी यूके की तरफ से आता हुआ दिखेगा। सो ग्लोबल फ्रंट पर ये 2 इवेंट्स है जिस पर नज़र रखनी चाहिए। कॉर्पोरेट्स में सीएट की फंड जुटाने को लेकर एक बैठक होने जा रही है, तो सीएट पर भी नज़र रखें। फंड रेजिंग को लेकर कुछ खबर निकल कर आ सकती हैं। और इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन एफएसडीसी यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करने वाली हैं। एंड नासा और इसरो मिलकर एक्सियोम मिशन 4, ये एक प्राइवेट प्लान स्पेस फ्लाइट मिशन है जिसे लॉन्च करने की बातचीत चल रही है, और इसी पर
इसी की लॉन्चिंग कल होने वाली है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए कल के लिए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे और BTST STBT ट्रेड्स में से अगर कुछ हमारे एक्सपर्ट्स के पास है तो उनसे जान लेते हैं। नीरज जी, शुरुआत आपसे करेंगे। मार्केट में हम देख रहे हैं 25,100 के पार इस वक्त ट्रेड, अच्छी खासी मजबूती है निफ्टी में, बैंक निफ्टी भी तेज़ है। कोई BTST ट्रेड्स आपकी तरफ से? जी देखिए, खरीदारी पर ही फोकस है। सबसे पहले तो खरीदने की सलाह होगी एक्साइड इंडस्ट्रीज में। एक्साइड का पैटर्न काफी अच्छा है। एक काफी लंबे समय से ये पर्टिकुलर काउंटर कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ था। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स लंबा कंसोलिडेशन चला है एक्साइड इंडस्ट्रीज का। जिस हिसाब से ब्रेकआउट आया है, बड़े टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से 412 416 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, बट पोजीशनल लिहाज से काउंटर में पोटेंशियल है कि 425 तक के मूव भी दिखा सकता है। बट फिलहाल के लिए 416 के छोटे टारगेट को ध्यान में रख के इस पर्टिकुलर काउंटर को लॉन्ग ट्रेड लेके चल सकते हैं। 394 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमने ऑलरेडी रिकमेंड किया है, जस्ट रिआइटेट करूंगा, वो होगा इंडिगो का। क्लोजिंग काफी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक फॉलोअप मूव इस पर्टिकुलर स्टॉक को एक नए रिकॉर्ड हाई, फर्दर नए रिकॉर्ड हाई की तरफ ले जा सकता है। 5,850 से लेके 5,900 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। तो 5,580 के स्टॉप लॉस से इंडिगो को भी लॉन्ग ट्रेड लेके चल सकते हैं। कि शुरुआत में इंडिगो पर दोनों टेक्निकल और फंडामेंटल नज़रिया हमने लिया था और स्टॉक का BTST का कैंडिडेट भी बनता हुआ 4% की तेज़ी है नीलेश जैन के रेडार पर, और एक्साइड इंडस्ट्रीज में 2% के गेंस है। यहाँ पर भी BTST के मौके बन सकते हैं। श्रीकांत जी, आप बताइए आपकी तरफ से कोई BTST ट्रेड? श्रीकांत जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जियो फाइनेंस वैसे हमें अच्छा लग रहा है। जियो फाइनेंस अभी 304 305 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, और 300 रुपए के लेवल्स को क्रॉस करना इसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन 6-7 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज फाइनली ये स्टॉक ने अपने हाई को क्रॉस किया है। ओवरऑल अगर इसके एक बड़े स्केल पे अगर इसे देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक ग्रेजुअली 340 345 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू BTST के बेसिस पे 305 में इसे लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखे एट 300 रुपीज। टारगेट्स नजर आते हैं 315 रुपए के। आने वाला है क्विकली हरीश जी और राजेश जी से भी जान लेते हैं। हरीश जी, कोई ट्रेड्स आपकी तरफ से? बिल्कुल मानसी जी, एक ट्रेड मेरे रडार पे है जो मुझे लग रहा है कि कैपिटल गुड्स में मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है, और कैपिटल गुड का स्टॉक है सीमेंस में बाय करने की राह है। आज का लॉन्ग फ्यूचर्स में देखा है तो लॉन्ग बिल्टअप भी हुआ है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि स्टॉक एक कंसोलिडेशन से निकल के ब्रेकआउट दे रहा है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि बाय करने की राह है सीमेंस। टारगेट्स बनेंगे 3600 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3280। क्लोजिंग से ठीक पहले कहां पर है आपकी नजर? राजेश जी, क्विकली आपकी तरफ से कोई ट्रेड्स? मानसी जी, इस वक्त हम हुंडई पे कॉल देना चाहेंगे। अगर आप देखो तो लिस्टिंग के बाद कुछ हुआ ही नहीं स्टॉक में, बावजूद इसके कि एक शानदार कंपनी है, अच्छा प्रोडक्ट प्रोफाइल है, एक्सपोर्ट मार्केट पे जोर है, और अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है, जो कि इस वक्त 8.1 लाख की कैपेसिटी है, जो कि 10.7 लाख की हो जाएगी FY29 तक। 32,500 करोड़ के आसपास का इनका केपेक्स है, जो कि इंटरनल एक्यूरल से होगा। और एसयूवी मार्केट में अगर आप देखें तो क्रेटा अग्रणी है बाजार में, और जो क्रेटा का ईवी भी आया है वो भी अच्छी तरीके से लिया गया है। वीकेंड पे कुछ नई लॉन्चेस की भी बात करी है कंपनी ने। एक्सपोर्ट पे जोर है। मैं समझता हूँ ये स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न दे सकता है, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इन स्टॉक्स पर आप ध्यान देके चलिए। Hyundai करीब 5% ऊपर कारोबार कर रहा है, 1950 रुपए के आसपास के भाव हैं। श्रीकांत जी, एक राय दीजिए जरा, टाटा केमिकल में BTST करके जाएं क्या? देखिए, वैसे टाटा केमिकल अगर स्टॉक ओवरऑल अगर इसके टेक्निकल पैटर्न को देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्टॉक जो होता है वो ट्विस्ट करता है ट्रेडर्स को। अभी अगर आप देखें तो काफी इंटरेस्ट, आई कैन से एक्सट्रीमली ऑन द लोअर साइड है। किसी को खास इसमें कोई बड़ी पोजीशंस बनानी नहीं है, तो ये स्टॉक बढ़ते जा रहा है। मुझे लगता है कि यस, इसमें थोड़ी सी और रैली हो सकती है, लेकिन 980-85 में एक बड़ा रेजिस्टेंस भी है। तो BTST के बेसिस पे तो मैं कहूंगा इसे अवॉइड करें। अगर कुछ करेक्शन आता है तो इसमें कुछ पोजिशनल ट्रेड बनाए जा सकते हैं, लेकिन फॉर BTST बाइंग मुझे लगता है कि थोड़ा रिस्की हो सकता है ये।
ठीक है, अवॉइड कर दीजिए। ठीक है, 1.5 मिनट का समय बचा है, अब कोई ट्रेड नहीं जानेंगे। अब बढ़ते हैं जरा क्लोजिंग की तरफ। और आज हमने देखा कि इंडिया विक्स जो 15 के नीचे आया ना, मार्केट को थोड़ा सा डल करने का काम किया है। मतलब एक फोर्स लेके आया था निफ्टी शुक्रवार को, और आज हमने देखा कि करीब करीब आप देखेंगे कि 85-90 अंकों की रेंज में फंसा हुआ रह गया। शो की हमने शुरुआत की थी जब 1.5 घंटे पहले, तो भी 100 अंक ऊपर था, अभी भी 100 अंक ऊपर। निफ्टी बैंक की बात करें तो 250 अंकों के आसपास की तेजी पर आज क्लोजिंग होने जा रही है। आज जो नया हाई बना है इंट्राडे में 57,000 के ऊपर निकला निफ्टी बैंक, लेकिन उस तरह से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है। आज अगर हम गेनर्स की बात करें निफ्टी के, तो जियो फाइनेंशियल करीब 4% के आसपास की तेजी रही, 300 रुपये के ऊपर जाकर भी शेयर कारोबार कर रहा है। कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस में 2.5% से 3% के आसपास की तेजी रही, ये टॉप गेनर रहे। एक्सिस बैंक में भी तेजी रही, और बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व के शेयर में भी आज के सत्र में हमने बढ़िया तेजी पर कारोबार होते हुए देखा। लेकिन महानगर गैस को लेकर कुछ अच्छी रिपोर्ट्स आई थी, उनका सहारा मिला है, करीब 6-7% ऊपर ये शेयर बंद हुआ है। MCX पर इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव को शुरू करने की मंजूरी मिली है। हमने MCX में करीब 7% के आसपास की तेजी देखी है, और इसके अलावा बंधन बैंक का शेयर भी करीब 7% ऊपर बंद हुआ है। तो ये कुछ रहे आज के टॉप गेनर्स, जिनमें 6 से 7% के आसपास की तेजी रही। इंटर ग्लोबल एविएशन आज नई ऊंचाई पर पहुंचा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि क्रूड एक रेंज में है, और यहाँ पर 4% के आसपास की बढ़िया मूव्स आज के सत्र में हमने देखे हैं। गिरने वाले शेयरों की बात करें तो इटर्नल और ICICI बैंक करीब 0.25% के आसपास की नरमी रही। ICICI बैंक में एक फ्रॉड की खबर भी आई, तो थोड़ी सी सेंटिमेंटली स्टॉक को डैमेज करने का उसने काम किया है। इटर्नल में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है ऊपरी स्तरों पर, और कंजम्पशन वाले कुछ शेयर जो आज गिरे हैं, M&M और टाइटन में करीब 0.25% के आसपास की नरमी है। बट ओवरऑल बाजार का जो मोमेंटम है वो इंटैक्ट है, उसमें कोई डेंट नहीं लगा है। उम्मीद करके ये चलेंगे कि आज के जो आंकड़े आएंगे शाम को FIIs के, आपको बाइंग के फिगर दिख सकते हैं। तो निफ्टी एग्जैक्टली 100 पॉइंट ऊपर आपको दिखेगा आज की सत्र की समाप्ति होते हुए, 0.5% के आसपास की तेजी। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 270 अंकों की मजबूती पर निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दी है। एडवांस क्लाइंट रेशियो आज के सत्र में बढ़िया रहा, 1960 शेयर मजबूत रहे, और उसके मुकाबले करीब 800 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए हैं। लेकिन अगर आप मिड कैप को, स्मॉल कैप को देखेंगे तो वहां पर मोमेंटम आपको बेहतर दिखेगा। इंडेक्स 1% से ज्यादा के मूव्स दिखाते हुए दिखे, यानी कि फ्रंटलाइन यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले करीब 2 गुने के आसपास की तेजी वहां पर रही। तो ये आज का सत्र है। आप देखिए मिड कैप इंडेक्स में 650 पॉइंट की तेजी, 1% ऊपर। स्मॉल कैप 100 में 1.5% के आसपास की तेजी पर आज की क्लोजिंग होने जा रही है। ओवरऑल एक बढ़िया सत्र कहेंगे, क्योंकि हमने शुक्रवार को बड़ी तेजी ऑलरेडी देखी थी RBI के रेट कट के बाद, और आज फिर से वो ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हो रहा है। बढ़िया चीज ये है कि 25,000 के ऊपर अब निफ्टी टिक रहा है। 25,000 से 24,000 की जो रेंज थी, काफी समय बिताया। 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग शुक्रवार को आई, और आज 25,100 के ऊपर निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दी है। उसके आसपास ही समय बिताते हुए दिखा, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि 25,500 यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा, और बाजार की मोमेंटम में कोई ऐसी रुकावट आएगी नहीं। निफ्टी बैंक से सपोर्ट मिलता रहेगा आगे भी। चलिए इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। राजेश जी, श्रीकांत जी, हरीश जी और नीलेश जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, और हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर हैं, उनकी मदद करने के लिए बढ़िया स्टॉक पिक्स के जरिए। फिलहाल मानसी को, शरद को और मुझे दीजिए आप इजाजत, लेकिन इक्विनोक्स स्वदेश के साथ आप बने रहिए। खबरों का सिलसिला यहाँ पर जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद कराएंगे हम आपकी कल की तैयारी, आज ही आप की जाएगा नहीं। नमस्कार।